हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर मे 23 एग्जामिनेशंस और आज इसका 23rd लेक्चर है। हम लोगों ने कल से डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और आज उसका सेकंड लेक्चर लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, आप यहां पर मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। रोज रात को 9 बजे आप लोगों की क्लासेस यहां पर चलती हैं जिसमें हम लोग फास्ट ट्रैक टैक्सेशन कर रहे हैं। और अगर आप लोग डिटेल में जीएसटी पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के वार्म अप बैच में आप जीएसटी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस दोपहर को 2:45 से 4:45 पीएम तक चलती हैं और मंडे टू सैटरडे। राइट, तो ये आप अटेंड कर सकते हो। ऑल्दो डीटी आईडीटी दोनों चीजें हम लोग यहां पर भी कवर करेंगे, बट स्टिल अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर ये वाला बैच अटेंड कर सकते हो। मे 23 स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप्स देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो स्ट्रैटेजी सेशन में सब कुछ मैंने डिस्कस किया था और उस स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो भी फास्ट ट्रैक क्लासेस यहां पर चल रही हैं उसकी एक पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो शुरुआत से लेकर अभी तक हमने कितने कितने टॉपिक्स किए हैं, क्या क्या सेशंस लिए हुए हैं। और आपको नोट्स, जो भी मैं यहां पर नोट्स यूज कर रहा हूं, वो नोट्स का भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वाले फोल्डर पर जब आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको एक एक्सेल स्प्रेडशीट भी दिखाई देगी जहां पर आप लोगों को पूरा शेड्यूल दिखाई देगा कि आगे कौन कौन से दिन पर कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। चलिए सर, हम लोगों ने कल इनकम फ्रॉम डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि मेजरली हम लोग 4 हेड्स में इसका पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। नंबर 2, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। नंबर 3, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम्स एंड नंबर 4, अदर डिडक्शंस। राइट, ये 4 कैटेगरीज में हम लोगों ने बात की है। ये 4 कैटेगरीज में हम लोग इस चैप्टर को बांटेंगे और बातें करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दी थी, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। उसके अंदर 16 मेथड्स थे और उसमें जो पहला था वो था सेक्शन 80C, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। राइट, तो कल हमने सेक्शन 80C किया था जिसके अंदर खुद 23 मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थे। उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को मार्क करवा दिए थे और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने 80CC किया था जिसमें सर्टेन पेंशन फंड से रिलेटेड अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है। और आज हम सेक्शन 80CC करेंगे विच इज द न्यू पेंशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं उस पर। इतना सब हम लोग कर चुके हैं। बस आ रहा है, स्लाइड नंबर 76 तक कल हम लोगों ने किया था। ओके, तो आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम। तो क्या हुआ था कि 2003-4 तक जब भी कोई सरकारी नौकरी में होता था, जब भी आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था, उसको गवर्नमेंट जॉब लगती थी, तो उसके पास एक अश्योरेंस रहती थी कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो सरकार से मुझे पेंशन मिलेगी। माई ग्रैंडफादर रिटायर्ड इन 1995 एंड ही स्टिल रिसीव्स अ गुड पेंशन। राइट, माई फादर ज्वाइंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन मे बी 1980s और समथिंग, और जब पापा भी रिटायर हो जाएंगे तो उनको भी यूनिवर्सिटी से पेंशन मिलती रहेगी बिकॉज बोथ ऑफ देम वर गवर्नमेंट जॉब, बोथ ऑफ देम वर इन गवर्नमेंट जॉब्स। माय ग्रैंडफादर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब, ही इज रिटायर्ड नाउ, एंड माय फादर इज स्टिल इन अ गवर्नमेंट जॉब। आफ्टर रिटायरमेंट ही विल गेट पेंशन। लेकिन 2003-4 के बाद से जब भी कोई अब नया गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है तो फिर उसको पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक दूसरी चीज बनाई है और सरकार ने कहा है कि जो भी आपकी सैलरी होगी, जो भी आपकी सैलरी होगी उसका थोड़ा सा पोर्शन हम लोग काट कर एक न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते रहेंगे। राइट, और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो रिटायर होने के बाद उस न्यू पेंशन स्कीम से आपको मंथली पेमेंट्स मिलते रहेंगे, या फिर आप एक बार लमसम भी विथड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा अमाउंट। राइट, थोड़ा सा अमाउंट आप लमसम विथड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद जो भी बैलेंस बचा हुआ होगा उसमें मंथली पेमेंट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर स्टार्ट हुई थी दैट वाज कॉल्ड अटल पेंशन योजना। 2003-4 में ये स्टार्ट हुई थी और अब ये अटल पेंशन योजना के साथ साथ एक न्यू पेंशन स्कीम भी आप लोगों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू पेंशन स्कीम में अगर आपकी सैलरी से कुछ पैसा कट कर वहां पर जा रहा है तो सरकार अगर उस पैसे पर भी टैक्स लेने लग जाएगी तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो न्यू पेंशन स्कीम में जितना भी पैसा आप वो करते हो, आप डालते हो, उतना आपको एज अ डिडक्शन अलाउड हो जाता है अंडर सेक्शन 80CCD 1।
राइट। अब 80CCD1 में जो लिमिट है वो क्या लिमिट है कि पहली बात तो हर एम्प्लॉय के लिए भी लिमिट है, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं तो क्या मैं न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप कोई भी एम्प्लॉय हो तो आप अपनी सैलरी का कुछ परसेंट डाल सकते हो, वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि परसेंटेजेस क्या क्या है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, जैसे मैं आई एम नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर पर से, मेरा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स हैं, राइट। तो मेरा सैलरी, मुझे सैलरी नहीं आती, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम जो भी होगी उस ग्रॉस टोटल इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज मैं न्यू पेंशन स्कीम में डाल सकता हूं और उसका मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। अब आओ एक एक करके इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। So pension scheme of central government as per the restructured defined contribution pension scheme applicable to the new entrants to the government service, it is mandatory for persons entering the service of central government on or after 1st January 2004 to contribute 10% of their salary every month towards the pension amount. राइट तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो ये कंपलसरी है कि अपनी सैलरी का 10% हर महीने आपको इस पेंशन अकाउंट में इन्वेस्ट करना ही होगा। A matching contribution is required to be made by the government to the said account. तो जो भी एम्प्लॉय है, सपोज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मैंने अपनी सैलरी का 10% डाला, अब मेरा जो एम्प्लॉयर है मतलब सरकार जो है वो भी मेरे न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में 10% ऑफ माई सैलरी अपनी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। The benefit of this scheme is also available to individuals employed by any other employer as well as to self-employed individuals, right? तो कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी ये वाला बेनिफिट एप्लीकेबल है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी ये वाला बेनिफिट एप्लीकेबल हो जाता है। अब देखो डिडक्शन। 80CCD provides deduction in respect of contribution made to the pension scheme notified by the central government, right? Self-explanatory sentence. Accordingly, in exercise of the powers conferred by section 80CCD subsection 1, यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे याद होगी? बिल्कुल परेशान मत हो, हम अभी इस सेशन में ही इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इससे रिलेटेड कि आपको सब याद हो जाएगा। तो 80CCD1 के अंदर क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द अटल पेंशन योजना एज अ पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन टू व्हिच वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। तो अगर आप अटल पेंशन योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है। अब देखो क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, राइट। तो देखिए सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1, अभी इसके अंदर 80CCD के अंदर ही सबसेक्शंस और भी कई सारे आएंगे, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीज आर द सबसेक्शन नंबर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। अभी तक मैंने कभी भी आपको नहीं बोला था कि आपको ये वाला सेक्शन नंबर याद रखना है, ये वाला याद रखना है, लेकिन इस डिडक्शन वाले चैप्टर में हम जिस स्पीड से कर रहे हैं, अगर आप उसी स्पीड से करते रहोगे तो ये आपको सेक्शन नंबर्स ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, राइट। तो 80CCD1 में कितना रिडक्शन मिलता है? तो देखो इट प्रोवाइड्स अ डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एन एम्प्लॉय इन हिज पेंशन अकाउंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी। तो अगर मैं अपनी मंथली सैलरी का 10% इन्वेस्ट करता हूं तो 80CCD1 के अंदर मुझे उसका डिडक्शन मिल जाता है। 10% से ज्यादा 80CCD1 में नहीं मिलेगा। The deduction in case of self-employed individual would be restricted to 20% of his gross total income in the previous year. तो जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अगर मेरे प्रीवियस ईयर 22-23 में मेरी ग्रॉस टोटल इनकम सपोज 20 लाख रुपए की आती है तो 20 लाख रुपए का 20% आई कैन डिपॉजिट इन द न्यू पेंशन स्कीम, राइट। तो उसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। अब 80CCD1B, 80CCD1B ये तो हुआ 80CCD1, 80CCD1, राइट। अभी एक आता है 80CCD1B। अब सुनना 80CCD1B में क्या होता है? It provides for an additional deduction of up to 50,000 rupees in respect of whole of the amount paid or deposited by an individual assessee under NPS in the previous year, whether or not any deduction is allowed under section 80CCD1। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने साल भर में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1.5 लाख तक का बेनिफिट तो मुझे 80CCD1 में मिल जाएगा, ठीक है। 80CCD1 में 1.5 लाख से ऊपर मिल नहीं सकता, तो 1.5 लाख का वो मुझे मिल जाएगा। 1.5 लाख से ऊपर क्यों नहीं मिल सकता? ये हमने कहां पढ़ा? ये मैंने आपको कल बताया था कि 80CCE एक सेक्शन होता है जो कहता है कि 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों का रिडक्शन मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, राइट। तो अगर मैं 80C में भी कोई पैसा ना डालूं, 80CCC में भी कोई पैसा ना डालूं, 80CCD1 में ही पैसा डालूं, तब भी 1.5 लाख से ज्यादा का रिडक्शन तो मुझे मिल नहीं सकता 80CCE की ओवरऑल लिमिट के तहत, राइट। लेकिन 80CCD1B, 80CCD1B कहता है कि भाड़ में गया 80CCE, भाड़ में गया 80CCD1, राइट। हम आपको एडिशनल डिडक्शन देंगे 50,000 रुपए का। मतलब अगर मैं ये एक सिचुएशन मान के चलूं कि ना तो मैंने 80C में पैसा डाला, ना मैंने 80CCC में पैसा डाला, मैंने 2 लाख रुपए एनपीएस में डाल दिए, मैंने 2 लाख रुपए एनपीएस में डाल दिए, तो अब 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन में ले लूंगा 80CCD1 में,
राइट, बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट ऑफ 80 सीसीई, राइट। लेकिन जो 50,000 रुपए है इसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी इसमें, ठीक है, देखते रहना आराम से। Whereas the deduction under section 80 CCD1 is subject to the overall limit of 1.5 lakh rupees under section 80 CCE. 80 CCE क्या कहता है? That is the maximum permissible deduction under sections 80C, 80CCC, 80 CCD1 put together. The deduction of up to 50,000 rupees under 80 CCD1B is in addition to the overall limit of 1.5 lakh रुपए provided under section 80 CCE. राइट, उसके अलावा आपको और 50,000 का रिडक्शन मिलता है। अब देखो 80 CCD1 हुआ, 80 CCD1B हुआ, दोनों कौन से डिडक्शन के बारे में बात कर रहे थे? जितना इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। ये दोनों ही सबसेक्शंस कौन से डिडक्शन के बारे में बात कर रहे थे? जितना इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन था। तो 80 CCD1 वाला जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इनसाइड द एंटायर ओवरऑल लिमिट ऑफ 80 CCE, लेकिन 80 CCD1B वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो जो डिडक्शन है दैट इज ओवर एंड अबव द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपए एज पर सेक्शन 80 CCE, राइट। लेकिन ये दोनों ही डिडक्शंस आपको तभी मिलेंगे अगर आप खुद एज एन एम्प्लॉई पैसा डिडक्ट करोगे। व्हाट अबाउट द पोर्शन इन्वेस्टेड इन द स्कीम बाय द एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर ने भी तो मैचिंग अमाउंट इन्वेस्ट किया ना आपकी स्कीम में, तो एम्प्लॉयर ने जो इन्वेस्ट किया क्या उसका भी रिडक्शन मिलेगा? तो उसका भी आपको रिडक्शन मिलता है, वो मिलता है आपको 80 CCD2 में, वो मिलता है आपको 80 CCD2 में। तो अंडर सेक्शन 80 CCD2 contribution made by central government or state government or any other employer in the previous year to the said account of an employee is allowed as a deduction in computation of total income of the assessee, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने उस सैलरी को आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट किया तो पहले तो वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, पहले तो वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन 80 CCD2 के अंदर उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा ग्रॉस में से। एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो जब सैलरी हेड में कैलकुलेट करोगे ना, इनकम फ्रॉम सैलरीज कैलकुलेट करोगे तब तो आपके में काउंट होगा। However, deduction under section 80 CCD2 would be restricted to 14% of the salary in case of contribution made by central government or state government and to 10% of salary in case of contribution made by any other employer, ठीक है। तो 80 CCD2 में जो ग्रॉस टोटल इनकम से आपको रिडक्शन मिलेगा वो कितने तक का मिलेगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर है तो 14% ऑफ योर सैलरी तक का रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर दूसरा कोई एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द सैलरी का आपको रिडक्शन मिल जाएगा, राइट। मैं सारी चीजें समराइज करवा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। चलो अब उसके बाद नोट्स में द लिमिट ऑफ 1,50,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80 CCE डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2। एकदम सीधी सी बात है, 80 CCE के अंदर तीन चीजें आती हैं, उसके अलावा ये अपना मुंह नहीं मारेगा कहीं पर भी, ठीक है। 80C आता है, 80CCC आता है और 80 CCD1 आता है। उसके बाद 80 CCD1 के अलावा चाहे वो 80 CCD1B हो चाहे वो 80 CCD2 हो, उससे 80 CCE को दूर रखा गया कि भाई तू दूर रहे, ठीक है। तूने इसका भी बहुत सारा पैसा मार दिया है, तूने इसका भी बहुत सारा पैसा मार दिया है, अब ये न्यू पेंशन स्कीम वाले में तू मुंह मत मार, तू उससे दूर रहे, ठीक है। तो अब 80 CCD के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो 80 CCD ये है न्यू पेंशन स्कीम वाला सेक्शन, राइट। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई के दो कंट्रीब्यूशंस हैं, एक तो 80 CCD1 और दूसरा 80 CCD1B, राइट। एम्प्लॉयर में कंट्रीब्यूशन जो है सेक्शन क्या है? 80 CCD2। 80 CCD2। 80 CCD1 में आप कितना पैसा डाल सकते हो? 10% ऑफ द सैलरी डाल सकते हो, 10% ऑफ योर ओन सैलरी आप डाल सकते हो। बेसिकली 80 CCD में आप अपनी 10% ऑफ द सैलरी डाल सकते हो। अब आपकी सैलरी अगर ज्यादा है तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको 80 CCD1 में मिलेगा बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट ऑफ 80 CCE, और 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन आपको 80 CCD1B में मिल जाएगा, राइट। ये बात हो गई। अब अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखें तो एम्प्लॉयर 80 CCD2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब यहां पर भी दो चीजें आती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर है तो कितना डिडक्शन मिल सकता है? 14% ऑफ द सैलरी, 14% ऑफ द सैलरी। और अगर आपका नॉर्मल है, अदर कोई एम्प्लॉयर है तो अदर एम्प्लॉयर में 10% ऑफ द सैलरी का आपको रिडक्शन मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ 80 CCD।
No deduction will be allowed under Section 80C in respect of amounts paid or deposited by the assessee for which deduction has been allowed under Section 80CCD1 और under Section 80CCD1B। तो ऑब्वियसली जो आपने जो डिडक्शंस आप यहां पर क्लेम कर रहे हो 80CCD1 में और 80CCD1B में, उसका डिडक्शन आप 80C के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हो। Deemed income, the amount standing to the credit of the assessee in the pension account for which deduction has already been claimed by him under this section and accretions to such account shall be taxed as income in the year in which amounts are received by the assessee or his nominee on closure of the account or his opting out of the said scheme or receipt of pension from the annuity plan purchased or taken on such closure or opting out। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि आपने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आप हर महीने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिडक्शंस भी मिलते जा रहे हैं, राइट। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तब यहां से आप पैसा विथड्रॉ करने लग जाओगे, राइट। तो जो भी आप पैसा विथड्रॉ करोगे वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता रहेगा, राइट। वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता रहेगा। अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करते हो तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल होता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये वाली स्कीम में मजा नहीं आ रहा है, इससे आप ऑप्ट आउट करते हो तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल होता रहेगा। और एन्युइटी प्लान परचेज और टेकन ऑन सच क्लोजर और ऑप्टिंग आउट, ये यही वाली बात हो जाती है इसमें कि आप जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद इसमें जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वही पैसा आपको मंथली पेमेंट्स के फॉर्म में मिलता रहेगा, राइट। तो जैसे जैसे मंथली पेमेंट्स के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा उसी को एन्युइटी प्लान बोला जा रहा है। तो मंथली पेमेंट्स के फॉर्म में जैसे जैसे आपको ये वाला पैसा मिलता रहेगा वैसे वैसे आपके हाथ में ये टैक्सेबल भी होता रहेगा। However, the amount received by the nominee on the death of the assessee under the circumstances of closure of the account or his opting out of the said scheme shall not be deemed to be the income of the nominee। तो लेकिन अगर जो बंदा है जिसने अपने नाम पर इतना सारा इन्वेस्ट किया था उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद अगर नॉमिनी को मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा in the hands of nominee। Further, the assessee shall be deemed not to have received any amount in the previous year if such amount is used for purchasing an annuity plan in the same previous year, right? मतलब हम मान लेंगे कि इसको कोई पैसा नहीं मिला था। जैसे क्या हुआ कि अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी आपको एन्युइटी प्लान मिल रहा है या जितना भी आपने विथड्रॉ किया क्लोजर पे ऑप्टिंग आउट पे, अगर आपने पैसा विथड्रॉ कर लिया तो फिर आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने विथड्रॉ करके कोई और एन्युइटी प्लान परचेज कर लिया तो, कोई और एन्युइटी प्लान परचेज कर लिया तो, और फिर भी सरकार अगर बोले कि नहीं नहीं तुम टैक्स भी दो तो ये तो गड़बड़ है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है अगर आप इसको विथड्रॉ करके कोई और एन्युइटी प्लान परचेज कर रहे हो तो हम मानेंगे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस पर टैक्सेबिलिटी नहीं लगाएंगे। नोट्स, exemption on payment from NPS trust to an assessee on closure of his account or on opting out of the pension scheme। तो जब आपका क्लोजर होता है और उससे आपको पैसा मिलता है तो उस पर थोड़ा सा एग्जेम्पशन है। वो एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 10(12)A बताता है। क्या बताता है देखो, as per section 80CCD, any payment from National Pension Scheme System Trust to an assessee on account of closure or his opting out of the pension scheme is chargeable to tax। ठीक है, 80CCD ने तो कह दिया कि भैया आप जब आपने अकाउंट क्लोज किया या आपने ऑप्ट आउट कर लिया और आपको पैसा मिल रहा है तो उस पर टैक्स दो। 80CCD ने तो साफ कह दिया। लेकिन सेक्शन 10(12)A कहता है कि एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन assessee on account of closure or his opting out of the pension scheme referred to in section 80CCD to the extent it does not exceed 60% of the total amount payable to him at the time of closure or his opting out of the scheme shall be exempt from tax। सिंपल मतलब कि जितना भी पैसा है, अगर आपके पास सपोज 1 करोड़ रुपया एनपीएस में अक्यूमुलेटेड है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 60 लाख आप लमसम विथड्रॉ कर सकते हो और उस 60 लाख पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, 1 करोड़ रुपया अगर आपका इन्वेस्टेड है उसमें तो आप 60 लाख रुपए आप विथड्रॉ कर सकते हो। 60 लाख रुपीस पर आपकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। मान लो आपने 70 लाख विथड्रॉ कर लिया, तो अगर आपने 70 लाख विथड्रॉ कर लिया तो 60 लाख तक कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, बैलेंस 10 लाख रुपीस पर टैक्सेबल हो जाएगा। Exemption on payment from NPS trust to an employee on partial withdrawal। अब partial withdrawal मतलब क्या होता है कि मैंने बीच में मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने उसमें से निकाल लिया, मैंने अकाउंट क्लोज नहीं किया, मैंने स्कीम से ऑप्ट आउट नहीं किया, लेकिन मैं पैसा इन्वेस्ट करते रहा था, मैं रिटायर नहीं हुआ, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, ऑप्टिंग आउट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे बीच में पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने पैसा निकाल लिया, तो 25% तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, So, to provide relief to an employee subscriber of NPS, Section 10(12)B provides that any payment from National Pension System Trust to an employee under the pension scheme referred to in Section 80CCD on partial withdrawal made out of his account in accordance with the terms and conditions specified under the Pension Scheme Regulatory and Development Authority Act 2013 and the regulations made thereunder shall be exempt from tax to the extent it does not exceed 25% of the amount of contributions made by him।
तो 25% तक आप विथड्रॉ कर सकते हो। 25% के ऊपर अगर आपने विथड्रॉ किया, जो भी उसमें बैलेंस आ रहा था उसका 25% तक आप विथड्रॉ कर सकते हो, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर विथड्रॉ किया तो जितना भी आपने एक्सेस विथड्रॉ किया होगा उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। अब आओ सवाल करना शुरू करते हैं, एक के बाद एक सवाल करेंगे, बड़े मजे आएंगे हम लोगों को यहां पर। देखो जी, Mr. Srivastava, aged 40 years, a salaried employee of Nirja Limited, was contributing to a national pension scheme 50,000 rupees every year since 2016 and was claiming deduction under Section 80 CCD. बहुत आराम से मिल जाएगा. In December 2022, he opted out of the pension scheme and withdrew a lump sum amount of 2 lakh rupees. Is the amount so withdrawn taxable? If yes, how much is the taxable amount? Right? तो अभी 50,000 रुपए 2016 से इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो 2016 में इन्वेस्ट किया, 17 में इन्वेस्ट किया, 18 में इन्वेस्ट किया, 19, 20, 21, ठीक है, 22 में अभी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो 6 साल का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, 6 साल का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो 6 5 30, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर आया हुआ है, ठीक है, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर आया हुआ है। अब इस 3 लाख रुपए में से, इस 3 लाख रुपए में से, या फिर 2016 ना, 2016 में ये कर रहे हैं, 2016 से इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, 2016 से इन्होंने वो करना शुरू किया है। दिसंबर 22 में इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया और एक लमसम अमाउंट 2 लाख रुपए का निकाल लिया है, ठीक है, लमसम अमाउंट 2 लाख रुपए का निकाल लिया है। अच्छा, तो अब यहां पर देखो, यहां पर बात क्या है कि 60% ऑफ दिस विल बी एग्जेम्प्ट, 60% ऑफ दिस विल बी एग्जेम्प्ट एंड 40% ऑफ दिस विल बी टैक्सेबल, राइट? जितना भी पैसा आपने विथड्रॉ किया, आपने ऑप्ट आउट कर लिया, ठीक है, आपने ऑप्ट आउट कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया, आपने इतना लमसम पैसा निकाला एंड विथड्रू अ लमसम अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीस, विथड्रू अ लमसम अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीस। तो ये जो लमसम अमाउंट आपने 2 लाख रुपीस निकाला, इसका 60%, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि अभी पेंशन में और कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, ठीक है, यहां पर पेंशन में कहीं पर भी कुछ लिखा तो नहीं है कि अभी इतना पैसा बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, बिकॉज वी डोंट नो कि एग्जैक्टली कितना है। अभी जो मैं कैलकुलेट कर रहा था 50,000 रुपए फॉर 2016 से इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा, ठीक है ना, उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा। तो अगर उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो कितना पैसा जमा हो चुका है, कितना पैसा वो एन्युइटी के फॉर्म में निकाल रहा है, दैट वी डोंट नो। बट हमें इतना पता है कि इसने इसको इस पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया और ऑप्ट आउट के समय इसने लमसम पैसा 2 लाख रुपए का निकाल लिया है, राइट? तो हम ये मानकर चलेंगे कि ऑप्ट आउट के समय पर इसके बैलेंस, इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ही था और इस 2 लाख रुपए का 60% विल बी एग्जेम्प्ट एंड 40% विल बी टैक्सेबल, राइट? So as per Section 80 CCD3, any payment from NPS to an employee out of the amount standing to his credit to the credit in his account in respect of which deduction under Section 80 CCD has been allowed together with the amount accrued thereon on account of closure or his opting out of the pension scheme shall be deemed to be his income of the previous year in which amount is received and would accordingly be chargeable to tax in the hands in that year. However, as per Section 1012A, any payment from NPS Trust to an employee on account of closure or his opting out of the pension scheme referred to in Section 80 CCD, to the extent it does not exceed 60% of the total amount payable to him at the time of closure or opting out of the scheme, shall be exempt from tax. तो जितना भी पैसा पेबल है, जितना भी पैसा आपका पेबल है, उसका 60% will be exempt. Accordingly, 1,20,000 रुपए being 60% of the lump sum withdrawal of 2 lakh rupees is exempt. The balance amount of 80,000 rupees would be deemed as Mr. Srivastava's income of previous year 22-23 and would be chargeable to tax in his hands in that year under the head income from other sources. ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक सेकेंड एक चीज देखते हैं, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उस छोटे से कंफ्यूजन को यहां पर देखते हैं, उस छोटे से कंफ्यूजन को देखा जाए। ये देखते हैं, Section 1012A provides that any payment from National Pension Scheme to an assessee on account of his closure or opting out of the said scheme, to the extent it does not exceed 60% of the amount payable to him. अच्छा जी, ठीक है, तो ये जो है, ये थोड़ा सा अगर क्लैरिफिकेशन आपके मन में नहीं आया होगा तो अभी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि जितना भी पैसा उसको मिलता है, अमाउंट पेबल टू हिम, क्लोजर या ऑप्टिंग आउट के समय, क्लोजर या ऑप्टिंग आउट के समय जितना भी पैसा उसको मिलता है, अमाउंट पेबल टू हिम, जितना भी पैसा उसको मिलता है, उसका 60% आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, 40% टैक्सेबल हो जाता है। आई एम श्योर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। बोलो स्टैंड फॉरएवर। उसके बाद आ जाता है हमारा
लिमिट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1, ये आपका 80CCD 80CCE कहता है, बड़ा सिंपल सा है। दिस सेक्शन रेस्ट्रिक्ट्स द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 to 1,50,000 rupees. It may be noted that deduction of up to 50,000 rupees under section 80CCD1B and employer's contribution to pension scheme allowable as deduction under section 80CCD2 in the hands of the employee would be outside the overall limit of 1,50,000 rupees stipulated under this section 80CCE. अभी इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट? जैसे ये 80CCE खत्म होगा उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो देखो, फॉलोइंग टेबल समराइजेस द सीलिंग लिमिट अंडर दीस सेक्शंस। तो सेक्शन है, पर्टिकुलर्स है, सीलिंग लिमिट है। देखो 80C में ये 23 मोड्स हैं और इसमें ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रुपए की है। 80CCC में सर्टेन पेंशन फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया, उसकी भी लिमिट 1.5 लाख रुपए की है। 80CCD1 में एनपीएस ऑफ द गवर्नमेंट में आपने किया तो इसकी लिमिट क्या है? 10% ऑफ द सैलरी और 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम एज अ केस में भी। 80CCE कहता है कि इन तीनों का मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। 80CCD1B कहता है कि 50,000 रुपए का डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और 80CCD2 कहता है कि 14% ऑफ द सैलरी का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का आपको रिडक्शन मिलेगा अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर कोई भी अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ योर सैलरी का कंट्रीब्यूशन का आपको रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD2। अब देखो, for computation of limit under section 80CCD1 and 2, salary includes dearness allowance if the terms of employment so provide, but excludes all other allowances and perquisites. बड़ा सिंपल सा हो गया। तो यहां पर ये जो 14% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी है और यहां पर भी 10% ऑफ सैलरी है, इसमें सैलरी में क्या है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। ठीक है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स है। कोई भी अलाउंसेस, कोई भी परक्विजिट्स यहां पर कंसिडर नहीं की जाएंगी। कम ऑन, अब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल हम शुरू करते हैं। The basic salary of Mr. A is 1 lakh rupees per month. He is entitled to dearness allowance, which is 40% of the basic salary. तो 40% of the basic salary कितना हो गया? 40,000 रुपए महीने का dearness allowance हो गया। 50% of the dearness allowance forms part of the pay for retirement benefits. तो DA in terms कितना हो गया? 20,000 rupees per month. Both Mr. A and his employer ABC Limited contributes 15% of the basic salary to the pension scheme referred to in section 80CCD. Explain the tax treatment in respect of such contribution to him in the hands of Mr. A. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो साल भर की बेसिक सैलरी कितनी हो गई? साल भर की बेसिक सैलरी हो गई 12 लाख रुपए। ठीक है, साल भर का डियरनेस अलाउंस कितना हो गया? साल भर का डियरनेस अलाउंस हो गया 2 12 24, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना आया? 14,40,000 रुपए इज योर सैलरी। 14,40,000 रुपए इज योर सैलरी। मिस्टर ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। 15% ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूशन जा रहा है मिस्टर ए की तरफ से। कैलकुलेटर देवता आए जरा। तो बेसिक सैलरी आपकी कितनी है? 12 लाख रुपए की है। 12 लाख रुपए की है बेसिक सैलरी। इसका 15% कितना आता है? 1,80,000 रुपए आ जाता है। ठीक है, 1,80,000 रुपए आ जाता है। तो ए का कंट्रीब्यूशन 1,80,000, ठीक, और एबीसी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,80,000। इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, पहली बात तो देखते हैं कि क्या ये कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली, देखो क्या ये 10% ऑफ द सैलरी जितना है या 10% ऑफ द सैलरी से ज्यादा है? तो टोटल सैलरी कितनी ली जाएगी? 14,40,000 रुपए ली जाएगी। 14,40,000 रुपए ली जाएगी। लेकिन इस 14,40,000 रुपए का 14,40,000 रुपए का 10% कितना है? ये है आपका 1,44,000 रुपए। ठीक, तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है 1,80,000, उसका सिर्फ 1,44,000 रुपए ही डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80CCD। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 1,44,000 का ही डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80CCD। ठीक है, 80CCD में आपको 1,44,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन 80CCD1B में एडिशनल 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी देखो 1,80,000 आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, एम्प्लॉई के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1,80,000 रुपए एम्प्लॉई ने इन्वेस्ट किया। उसमें से 1,44,000 तो 80CCD1 में मिल जाएगा। उसमें से 1,44,000 80CCD1 में मिल जाएगा। और जो डिफरेंस है 180 माइनस 144 कितना आता है? ये 180 माइनस 144, 180 माइनस 144 कितना आता है? 36,000 आता है। तो ये 36,000 का डिडक्शन एम्प्लॉई को मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD1। 36,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD1B। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है, राइट? ये तो हो गया एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन।
ATCCD 1 में 1,44,000, क्योंकि ATCCD 1 की लिमिट है 10% ऑफ द सैलरी से ऊपर नहीं होना चाहिए। सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, तो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स इज 14,40,000, इसका 10% 1,44,000, तो ATCCD 1 में 1,44,000 का डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन किया कितना? 180 का कंट्रीब्यूशन किया। कैसे? 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी 12 लाख, 12 लाख का 15% 1,80,000 कंट्रीब्यूट किया। 1,44 का रिडक्शन ले लो ATCCD 1 में, और बचे हुए 36,000 का रिडक्शन ले लो ATCCD 1B में, क्योंकि ATCCD 1B में 50,000 तक की लिमिट है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया और 50,000 का डिडक्शन ले लिया। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये तो हो गई एम्प्लॉई की बात। एम्प्लॉयर के बारे में बात करते हैं। तो अब एम्प्लॉयर का भी कितना परसेंट आपको अलाउड होता है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ द सैलरी, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर है तो फिर 10% ऑफ द सैलरी। यहां पर कौन है? सैलरी ऑफ मिस्टर ए। एम्प्लॉयर कौन है? एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, नहीं दिया हुआ है, तो 10% ऑफ द सैलरी का ही एम्प्लॉई को डिडक्शन मिलेगा। तो 10% ऑफ दिस यानी 1,44,000 रुपए, 1,44,000 रुपए का डिडक्शन और मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD2। अंडर सेक्शन 80CCD2 1,44,000 रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो कि ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 1,80,000 रुपए, ये एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड किया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड किया जाएगा। एम्प्लॉई की सैलरी में ये तो एडेड है ही। ठीक है, एम्प्लॉई की सैलरी में सब कुछ एडेड होगा। एम्प्लॉई को फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से रिडक्शन कितना मिलेगा? पहले देखो, एम्प्लॉई की सैलरी में ये 180 भी ऐड होगा और ये 1,80,000 ये वाला भी ऐड होगा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सैलरी तो है ही ना, उसको सैलरी में से रिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद ATCCD 1 में 1,44,000 का रिडक्शन मिलेगा, ATCCD 1B में 36,000 का रिडक्शन मिलेगा, और ATCCD 2 में 1,44,000 रुपए का रिडक्शन उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, employer's contribution to such pension scheme would be treated as salary since it is specifically included in the definition of salary under section 17(1)(8). Therefore, 1,80,000 rupees being 15% of the basic salary of 12 lakh rupees will be included in Mr. A's salary. तो employer का जो भी contribution है Mr. A की salary में include किया जाएगा, right? Mr. A's contribution to pension scheme is allowable as deduction under section 80CCD1. However, the deduction is restricted to 10% of the salary, and salary for this purpose means basic plus dearness allowance if it forms part of the pay. Therefore, salary for the purpose of deduction under section 80CCD for Mr. A would be कितना? Basic salary 12 लाख रुपए, बेसिक सैलरी 12 लाख रुपए, और ये 2,40,000 रुपए डियरनेस अलाउंस। ठीक है, 50% ऑफ 40% ऑफ 12 लाख, 40% ऑफ 12 लाख इज डियरनेस अलाउंस, इसका 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ये आपका कितना आया? 14,40,000 रुपए ये आपका आ गया है। अब इसका 10% आपको रिडक्शन मिलेगा ATCCD 1 में 1,44,000 रुपए, 1,44,000 रुपए का आपको रिडक्शन मिलेगा यहां पर, और फर्दर डिडक्शन अप टू 50,000 रुपीज आपको मिल जाएगा ATCCD 1B में। तो 180 माइनस 144, 36,000 का रिडक्शन आपको यहां पर मिल गया है। ठीक, 1,44,000 is allowable as deduction under section 80CCD1. This would be taken into consideration and be subject to the overall limit of 1,50,000 rupees under section 80CCE. 36,000 rupees allowable as deduction under section 80CCD1B is outside the overall limit of 150 under section 80CCE. In the alternative, 50,000 can be claimed as deduction under section 80CCD1B. The balance 130 can be claimed as deduction under section 80CCD1. ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ATCCD 1B में कितना डिडक्शन लेना चाहते हो और ATCCD 1 में कितना डिडक्शन लेना चाहते हो। सर कैसे पता चलेगा कब कहां पर कितना लेना है, कब कहां पर कितना नहीं लेना है? वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। ठीक है, सपोज ATC में भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, राइट? ATC में सपोज आपने 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, राइट? ATC में आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, और ATCCD में आपने सपोज 150 का इन्वेस्टमेंट किया, टोटल आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि आप अगर 150 का डिडक्शन ATCCD में ले लेते हो, अगर आप पूरा 150 का रिडक्शन ATCCD में ले लेते हो, तो जो ATC वाला इन्वेस्टमेंट था उसका डिडक्शन तो आप ले नहीं सकते, उसका डिडक्शन तो आप कहीं ले नहीं सकते, क्योंकि ATC और ATCCD 1 इनकी लिमिट कितनी है? इनकी लिमिट टोटल मिलाकर 1.5 लाख है। अब ATCCD 1 का ही आपने 1.5 लाख यहीं पर क्लेम कर लिया, तो ATC का 50,000 आप कहीं ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि ATC का 50,000 आपने यहां ले लिया, अब ATCCD में कितना है? 1.5 लाख है, इसका 1 लाख आप ले लो ATCCD 1 में,
1 लाख ले लो ATCCD 1 में और 50,000 ले लो ATCCD 1B में, हो गई बात खत्म, पूरे 2 लाख का डिडक्शन आपको मिल गया। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, यहीं पर कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि 1,44 और 36, अब ये 1,44,000 रुपए का डिडक्शन हमने ATCCD 1 में ले लिया, ठीक, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ऊपर नीचे और क्या इन्वेस्टमेंट्स है, और 36,000 का हमने यहां पर ATCCD 1 में B में लिया। प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो यू विल ऑलवेज टेक, जैसे 180 है ना टोटल कंट्रीब्यूशन, तो आप हमेशा ऐसा करोगे कि 50,000 का डिडक्शन आपने पहले 1B में ले लिया। पहले 1B में लेने से क्या हुआ कि ये 50,000 हमारा सेफ हो गया। अब ATC CCD 1 और CCC में हमने जगह बना दी कि और बाकी सेक्शंस में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको जगह मिल गई कि हाँ उनका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर ATCC D वाला ही पूरा का पूरा डिडक्शन आप इसमें ATCC E के अंदर लेने लग जाओगे तो फिर ATCCD 1B का फायदा क्या हुआ, राइट? तो यहीं पर बोला जा रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन टोटल 180 का था, आप चाहते तो 50,000 ATCCD 1B में ले लेते और जो बचता 1,30,000 वो आप ATCCD 1 में ले सकते थे, राइट? क्योंकि ATCCD 1 की अपर लिमिट क्या है? 10% ऑफ द सैलरी। 10% ऑफ द सैलरी क्या है? 144। तो 144 से कम का अगर डिडक्शन आप ले रहे हो ATCCD 1 में तो चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये वाली बात है। Employer's contribution to pension scheme would be allowable as deduction under section 80CCD2 subject to a maximum of 10% of the salary. Therefore, deduction under section 80CCD2 would be restricted to 144 even though the entire employer's contribution of 180 is included in the salary under section 17(1)(8). तो ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरा 180 सैलरी में तो ऐड किया ही जाएगा, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम से जो इसका रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD2 वो आपको सिर्फ 1,80,000 रुपए का मिलेगा, 1,44,000 रुपए का मिलेगा। वंस अगेन ये जो ATCCD 2 है, ATCCD 1B है, ये ओवरऑल 1.5 लाख वाली लिमिट से बाहर है। ओवरऑल 1.5 लाख वाली में सिर्फ ATCCD 1 है, राइट? However, this deduction of employer's contribution of 1,44,000 to the pension scheme would be outside the overall limit of 150 under section 80CCE. That is, this deduction would be over and above the other deductions which are subject to the limit of 1,50,000 rupees. ठीक है, आइए सर सवाल करते हैं दूसरा। The gross total income of Mr. X for assessment year 23-24 is 8 lakh rupees. He has made following investments and payments during the financial year 22-23. अब जो हम लोग कल से इतना सारा पढ़ते हुए आ रहे हैं, ATC, ATCCC, ATCCD, और आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा, कितना मिनट हो गया? पिछले 36 मिनट से जो पढ़ते आ रहे हैं, अब उसकी बैक टू बैक एप्लीकेशंस आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगी। तो देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ATC में मिल जाएगा, प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन आपको ATC में मिलता है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू APJ स्कूल न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टडीइंग इन क्लास 11th। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडिया में अगर है तो उसकी ट्यूशन फी का पेमेंट आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा, 45,000 रुपीज का आपको रिडक्शन मिलेगा ATC में। यस, ATC में इसका भी रिडक्शन मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हुआ 25,000 का, क्या इसका डिडक्शन आपको ATC में मिल जाएगा? हाँ, इसका रिडक्शन आपको ATC में मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, अप्रूव्ड पेंशन फंड में जब आप पैसा डालते हो तो ये जब भी आपको अप्रूव्ड पेंशन फंड दिखाई देना तो इसका मतलब हमेशा होता है ATCCC, इसका मतलब हमेशा होता है ATCCC। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में अप्रूव्ड पेंशन फंड दिखाई दे इसका मतलब नोटिफाइड पेंशन स्कीम नहीं, नोटिफाइड पेंशन सिस्टम नहीं, न्यू पेंशन सिस्टम नहीं, इसका मतलब ATCCC। ATCCC में यही था, सर्टेन पेंशन फंड्स वाला, कल एकदम लास्ट में किया था हमने। ठीक है, तो जब भी आपको ये अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC दिखाई दे या अप्रूव्ड पेंशन फंड दिखाई दे तो हमेशा ATCCC होता है ये, राइट? तो क्या इसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा? हाँ। तो ATC वाले कितने हो गए? ये 3 हो गए। अच्छा, ये वाले सेक्शंस अगर आप याद रखोगे ना तो आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सही चीज होगी, लेकिन ये वाले सेक्शंस के लिए आपको याद रखने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना है, जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको करते जाना है, साथ में बस आपको अपने दिमाग में सेक्शंस को रखना है। कभी कोई सेक्शन भूल गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवाइज कर लो, याद आ जाएगा बहुत आसानी से। ये 4 क्लासेस जो डिडक्शंस वाली हैं इनमें आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, पर आपको आराम से करना होगा जैसे मैं करवा रहा हूं, ठीक है, और रिवाइज करना होगा वैसे, तभी याद होंगे। तो देखो, ये ATC में मिला, ये ATC में मिला, ये ATC में मिला, ये ATCCC में मिला, राइट? आपको भी पता है सब कुछ मिला के 1.5 लाख के ऊपर आ रहा है, और क्योंकि ATCCE के अंदर टोटल लिमिट 1.5 लाख की है तो 1.5 लाख से ज्यादा का रिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपको पता है। लेकिन MCQ पेपर होता तब हम कर सकते थे कि हाँ ठीक है 1.5 लाख तक का रिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा सारा डिसअलाउड। लेकिन यहां आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यहां आपको इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना होगा, और प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन में अगर डिडक्शंस वाले चैप्टर में आपने सेक्शंस के साथ मेंशन किया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आओ देखो,
अब देखो अब क्या होगा, तो एटीसी में कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, ठीक। उसके बाद पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। एटीसी में टोटल कितना आया, एटीसी में आया 1,10,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000, ये आया एटीसी सी में 1,80,000, 1,80,000 आ गया एटीसी में, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड टू एटीसी की अपने आप ही लिमिटेड लिमिट कितनी है, 1.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। एटीसीसी तो बाद में लगेगा, एटीसी की खुद की ही लिमिट 1.5 लाख रुपए है। उसके बाद ये अप्रूव्ड पेंशन फंड में 1,05,000, अप्रूव्ड पेंशन फंड में आता है आपका 1,05,000, ठीक है। इसकी खुद की भी लिमिट 1.5 लाख की है, तो ये तो 1,05,000 इसके अंदर ही है, तो 1,05,000 यहां पर आ जाएगा। Now, as per section 80CCE, the aggregate deduction under section 80C, 80CCC, 80CCD1 has to be restricted to 1,50,000 rupees. तो total deduction कितना अलाउ होगा, total deduction 1,50,000 रुपए का ही अलाउ होगा। I'm sure सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय forever, बोलो निश्चय forever, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आओ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ओह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, furnishes you the following information for the previous year 21-22, compute his total income, ठीक है। प्रीवियस ईयर 21-22 या 22-23 मान लो, या कोई 22-23 मान लो इसको, इसकी आपको टोटल इनकम निकालनी है। देखो बेसिक सैलरी 4 लाख, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख, वेरी गुड। सर्वेंट अलाउंस 15,000। He has made the following payments in the previous year. Life insurance premium policy taken on 1st April 15, capital sum assured 2.5 लाख। 1st April 2013 के बाद पॉलिसी ली गई है, तो कैपिटल सम अश्योर्ड का 10% ही आपको अलाउड होगा एटीसी में, राइट। प्रीमियम पे किया है 30,000 रुपए, कैपिटल सम अश्योर्ड है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का 10% कितना होता है, 25,000 रुपए होता है, तो 30 में से सिर्फ 25,000 रुपए ही अलाउड होगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आ जाता है आपका एनपीएस, एटीसीसीडी वाला, 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए, 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए, ठीक है। तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए आपका 84,000 आया, तो बहुत अच्छी बात है। 6 लाख का 14% यही आएगा क्या, 6 लाख का 14% यही आएगा, यस ये आया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सरकारी एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो अप टू 14% ऑफ द सैलरी अलाउड है अंडर सेक्शन 80CCD2, 80CCD2, ठीक है। तो ये 84,000 रुपीज का जो डिडक्शन है आपको मिल जाएगा 80CCD2 में, वेरी गुड। द एम्प्लॉयर ऑल्सो मेड एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा सॉरी, ये तो एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये तो एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। और फिर नीचे लिखा है एम्प्लॉयर ऑल्सो मेड एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा 84,000 का मिल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 10% तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 10% तक ही सीमित रहेगा, या तो 10% ऑफ द सैलरी या फिर 20% ऑफ द जीटीआई, राइट। यहां पर ये एम्प्लॉई है तो 10% ऑफ द सैलरी तक ही सीमित रहेगा। तो क्या एम्प्लॉई को 84,000 रुपीज का रिडक्शन 80CCD1 में मिलेगा, नहीं। एम्प्लॉई को कितने का मिलेगा, टोटल 6 लाख है, तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000 होता है। इस 84 में से 60,000 तक का ही डिडक्शन इसको 80CCD1 में मिलेगा। टोटल इसने 84 किया है, 60,000 तक का डिडक्शन 80CCD1 में मिल गया, जो बचा 24,000 है, क्या उसका रिडक्शन ये 80CCD1 में ले सकता है, आंसर इज यस। क्या ये ऐसा कर सकता है कि 80CCD1B में 50,000 का रिडक्शन ले ले और 34,000 का रिडक्शन, 84 माइनस 50 सिर्फ 34,000 का रिडक्शन ये 80CCD1 में से ले, यस ये भी कर सकता है, ठीक है। और अभी यहां पर तो करने की जरूरत पड़ भी सकती है क्योंकि एटीसी का भी इन्वेस्टमेंट है, एटीसी का भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, पेमेंट्स टू पीपीएफ अकाउंट इन हिज ओन नेम, पीपीएफ अकाउंट में भी पैसा डाला है तो इसका भी आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, पीपीएफ वाला भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आओ देखते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, तो बेसिक सैलरी इतनी इसकी कितनी है, बेसिक सैलरी इसकी कितनी है, 4 लाख बेसिक सैलरी इसकी है, 4 लाख, 4 लाख रुपए इसकी बेसिक सैलरी,
ठीक है। उसके बाद ये 2 लाख रुपए इसका डीएनएस अलाउंस, 2 लाख रुपए इसका डीएनएस अलाउंस, फिर 15,000 रुपए का सर्वेंट अलाउंस, 15,000 रुपए का सर्वेंट अलाउंस। उसके बाद ये तो पेमेंट किया, ये डिडक्शन बाद में दिया जाएगा। 84,000 ये भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 84,000 वो ऐड किया जाएगा। सर इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी तो ऐड करेंगे? नहीं, इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन अलग से ऐड नहीं करेंगे, अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि इंप्लॉई ने किया क्या, जो भी उसकी सैलरी थी उसका 14% डाल दिया, राइट। तो सैलरी में तो हमने ये पूरा 4 लाख और 2 लाख डाल दिया ना। अगर सैलरी हमने पूरी 4 लाख 2 लाख से यहां पर ली हुई है, तो फिर उसके बाद अलग से 84,000 हम ऐड नहीं करेंगे, इसी में से तो वो 84,000 डाल रहा है। मतलब वो 84,000 जो इंप्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया वो यहां पर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। लेकिन हां, इंप्लॉयर ने अलग, अगर अलग से 84,000 वो किया है, तो इंप्लॉयर वाला हम यहां पर ऐड जरूर करेंगे, इंप्लॉयर वाला हम यहां पर जरूर ऐड करेंगे। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी हुई? इसकी टोटल सैलरी हुई 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 84,000, ये आता है 6,99,000 रुपीज। 6,99,000 रुपीज यहां पर ये आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, अब सुनो, सैलरी है, सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, तो यहां पर हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया, यहां हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया, और ये आपकी निकल कर आ गई यहां पर 6,49,000। ठीक है, 6,49,000 रुपीज यहां पर आपका निकलकर आ गया है, राइट। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ATCCD 1B का 50,000 लेके निपटाते हैं। सबसे पहले देखो, वैसे तो ATCCD1 इसका देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब भी ये न्यू पेंशन सिस्टम आपको दिखाई दे, सबसे पहले आंख बंद करके आप ATCCD 1B में 50,000 ले लो ऑलवेज, यही मेरी रिकमेंडेशन है। इससे ज्यादा डिडक्शन क्लेमेबल हो जाता है, ज्यादा डिडक्शन क्लेमेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ATCCD 1B में 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लो। ठीक है, ATCCD 1B में हमने 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया। यहां पर ATCCD 1B में 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया, अलग से ATCCD 1B हो गया, ये अलग है। ठीक है, अच्छा, ATCCD 2 का भी डिडक्शन आप अलग से क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अलग से क्लेम आप ATCCD 2 का भी कर सकते हो, ये रहा अलग से वाला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ATCCD 2, राइट। ATCCD 2 में आपको 84,000 रुपीज यहां पर मिल जाएगा, इसका भी डिडक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये 30,000 रुपए ATC है, और इस 84,000 में से जो इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 50 का तो डिडक्शन मैं ले चुका हूं, 50 का रिडक्शन मैंने ATCCD 1B में ले लिया, 34 का रिडक्शन में ATCCD 1 में लूंगा, तो 34,000 का रिडक्शन मैंने लिया ATCCD 1 में, 34,000 का रिडक्शन मैंने लिया ATCCD 1 में, 50 का इधर लिया, 34 का इधर लिया। क्या सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप यहां पर 60,000 का ले सकते थे, 60 कहां से आया, 60 यहां से आया, बेसिक प्लस डीए का 10%। ATCCD 1 में कितने का रिडक्शन आपको मिलता है, बेसिक प्लस डीए का 10% का आपको रिडक्शन मिल सकता है, तो 4 + 2 6 लाख, 6 लाख का 10% यानी 60,000 तक का रिडक्शन ATCCD 1 में आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं 60,000 का, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद ATCCD 1B की जो लिमिट पड़ेगी वो वेस्ट हो जाएगी। 84,000 का कंट्रीब्यूशन किया ना, 60 का अगर ATCCD 1 में ही ले लिया, 60 का अगर ATCCD 1 में ही ले लिया तो बचा कितना, 24,000। तो ATCCD 1B में कितना ले पाऊंगा, ओनली 24,000। क्यों लूं सिर्फ 24,000 का, 50,000 का रिडक्शन उधर ले लिया। अब अगर 50,000 का रिडक्शन ATCCD 1B में ले लिया तो 84 में से कितना बचा, 34 बचा, 34 का रिडक्शन मैंने यहां पर ले लिया, 34 का रिडक्शन मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 30,000 मेरा, इस 30 में से 25,000 का ही रिडक्शन मिलेगा, ये तो हमने देखा, इस 30 में से 25,000 का ही रिडक्शन मिलेगा। तो अब यहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपीज ये आ गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपीज ये आ गया, और जो पीपीएफ का 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पीपीएफ का यहां पर आ गया, 1 लाख रुपए पीपीएफ का यहां पर आ गया है। टोटल कितना आया, 34 + 25, 34,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख रुपए, ये आया 1,59,000, 1,59,000, and this will be restricted to 1,50,000 rupees.
दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी आपको टोटल डिडक्शन कितना मिला, लास्ट टाइम प्रूव कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अभी आपको ये 50,000 का रिडक्शन मिला क्या? हाँ मिला। अभी आपको ये 1.5 लाख और 84,000 का रिडक्शन मिला क्या? 1.5 लाख प्लस 84,000 का रिडक्शन आपको यहां पर मिल गया। टोटल आपको 2,84,000 का रिडक्शन मिला, याद रखना। ठीक है, टोटल आपको 2,84,000 रुपीज का रिडक्शन मिला, इसको याद रखिएगा। अगर मैं ऐसा करता कि यहां पर ATCCD1 में मैं 60,000 का रिडक्शन क्लेम कर लेता और ATCCD1B में मैं 24,000 का रिडक्शन क्लेम करता। ठीक है, ये आ रहा होगा ना मन में कि ये 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख, 6 लाख का 10% आप क्लेम कर लो इधर, 6 लाख का 10% आप क्लेम कर लो ATCCD1 में, और जो बचा हुआ 24,000 है वो क्लेम कर लो इधर। कर लिया। अब इससे पंगा क्या हुआ ये देखो, यहां पर टोटल कितना आया, यहां पर टोटल आया 60,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख, ये कितना है 185 आया, 185 आया। बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 150, है ना, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 150। तो अभी टोटल डिडक्शन कितना मिला, 24 प्लस 1.5 प्लस 84, 24 प्लस 1.5, 24 प्लस 1.5 प्लस 84, कितना मिला 258 मिला। पहले कितना मिला था 284 मिला था। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले हमेशा ATCCD1B को एग्जॉस्ट कर लो, राइट, क्योंकि जो ATCCD1 है वो ओवरऑल लिमिट के अंदर आता है, तो उसके अंदर कम से कम जाएगा चलेगा। ATCCD1B की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ATCCD1 के अंदर कम गया तो उसने ATC और ATCCC वालों को जगह दे दी कि हाँ उनका भी रिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, राइट। तो अभी आपको बस यहां पर क्या करना है, सिंपल, आप इसको हटा देंगे। अरे ये क्या हो गया भैया, चलो ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अब इंडिविजुअली ऐसे डिलीट करना पड़ेगा, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ओ पूरा का पूरा ही डिलीट हो जाएगा, चलो पूरा डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। ठीक है, पूरा डिलीट होगा तो हम दोबारा लिख देंगे। आइए आइए दोबारा लिखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या क्या हुआ, 6 लाख, सॉरी 4 लाख प्लस 2 लाख, सर्वेंट अलाउंस 15,000 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 84,000, ये आया था 6,99,000, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 6,49,000। ठीक, और अभी यहां पर 50,000 का ये रिडक्शन लिया, 50,000 का ये रिडक्शन लेने के बाद एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल ATCCD1 में कितना लिया, तो यहां पर कितना लिया था 84 का था ना, 84 में से 50 चला गया, 34,000 का यहां पर लिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 25,000 का यहां पर डिडक्शन लिया, और पेमेंट टू पीपीएफ में कितना 1 लाख रुपए का पेमेंट किया था, तो 1 लाख रुपए का यहां पर किया। तो ये कितना आया था 34 प्लस 25 प्लस 1 लाख, 34 प्लस 25 प्लस 1 लाख, ये आया 1,59,000, 1,59,000। बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था 84,000 उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो अभी आपका टोटल कितना हो गया 6,49,000, 6,49,000 माइनस 50,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 84, ये आया 3,65,000, 3,65,000 is your total income. I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चित forever, बोलो निश्चित forever, निश्चित forever, बोलो निश्चित forever। ठीक है जी, डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग अपने आप ये नोट्स वगैरह पढ़ लेना, यहाँ पर मैंने कुछ ऑथर्स नोट भी दिया है, मतलब ये मेरा खुद का समझाया हुआ नोट है, जो भी चीज मैंने यहाँ पर समझाई वो सब यहाँ पर लिख के दी हुई है, तो आप इसको एक बार रीड आउट करोगे तो बहुत आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी। So the following are the particulars of investments and payments made by Mr. A employed with ABC Limited during the previous year 22-23, राइट। तो अभी यहाँ पर मैं पहले पानी पी लेता हूँ और आप एक बार लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया ATCCD, तो लाइक कर दो फटाफट से, तगड़ी तरीके से लाइक कर दो एकदम, है ना।
आओ देखते हैं। डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि योजना इन द नेम ऑफ हिज डॉटर 15,000 एटीसी। डिपॉजिटेड 30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एटीसी। पेड ट्यूशन फी ऑफ 24,000 रुपए फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड इन इंडिया एटीसी। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन 1 May 21 टू इंश्योर हिज लाइफ, सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए। 1 April 2013 के बाद पॉलिसी ली गई है। 10% ऑफ 2 लाख रुपए यानी 20,000 रुपए तक का प्रीमियम अलाउड है, डिडक्शन 25,000 के है तो 20,000 का अलाउड हो जाएगा एटीसी में। Contributed 180 being 15% of his salary to NPS of the central government. Matching contribution was made by ABC Limited. तो अगर आप एम्प्लॉई हो तो 10% ऑफ द सैलरी ही अलाउड होता है आपको ATCCD 1 में, ठीक है। 10% ऑफ द सैलरी ही अलाउड होता है अंडर सेक्शन ATCCD 1 और ATCCD 1B में उसके अलावा 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको अलाउड हो जाता है। तो इसकी सैलरी थी कितनी ये तो अभी पता नहीं है, जो भी इसकी सैलरी होगी उसका 15% हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, उससे टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा, राइट। उससे टोटल अमाउंट जब निकल कर आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ठीक है इस टोटल अमाउंट में से 50,000 को निकाल देंगे और जो भी बचा हुआ होगा दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द सैलरी। अगर वो 10% ऑफ द सैलरी से कम हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ज्यादा हुआ तो फिर दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द सैलरी और उसका ATCCD 1 में रिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए 14% सैलरी अलाउड हो जाता है ATCCD 2 में, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए 10% ऑफ द सैलरी ही अलाउड होता है अंडर सेक्शन ATCCD 2। तो ये ABC लिमिटेड है, गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं, कहीं तो अभी तक तो मेंशन है नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो फिर 10% ऑफ द सैलरी विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCD 2। आगे compute the deduction available to Mr. A under chapter 6A for the assessment year 23-24. Would your answer be different if Mr. A contributed 1,20,000 rupees being 10% of his salary towards NPS of the central government? अच्छा ये है तो दिया तो है, contributed 180 being 15% of his salary, लो ठीक है, पता नहीं क्या ही मैं सोच रहा हूँ, सैलरी नहीं दी है, सैलरी नहीं दी है तो सैलरी तो दे देगा ना। 180 being 15% ऑफ द सैलरी है तो इसका 180 डिवाइडेड बाय 15% करके सैलरी निकल आएगा, ठीक। फिर would your answer be different if Mr. A contributed 120 being 10% of his salary towards NPS? तो अगर 10% of the salary करते तो क्या आंसर हमारा डिफरेंट होता, आओ देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ATCCD 1B करेंगे, ऑलवेज सबसे पहले ATCCD 1B किया, फिर ATCCD 1 किया और उसके बाद ATC और ATCCC पर आए, राइट। तो हमेशा आपको ऐसे करना है, सबसे पहले व्हेनेवर यू सी न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट सबसे पहले ATCCD 1B का 50,000 निकाल के अलग करो, ठीक है। ATCCD 1B का 50,000 रुपए निकाल कर आप अलग करो, राइट। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1,80,000 रुपए हुआ है और ये 15% ऑफ द सैलरी है, तो इसकी सैलरी है कितनी, 1,80,000 रुपए डिवाइडेड बाय 15%, 12 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक। 12 लाख रुपए की सैलरी का सिर्फ 10% ही अलाउड होगा अंडर सेक्शन ATCCD 1, ठीक है। 12 लाख में से सिर्फ 10% ही अलाउड होगा अंडर सेक्शन ATCCD 1, यानी 1,20,000 अलाउड होगा। टोटल कितना इन्वेस्ट किया इसने, 180 इन्वेस्ट किया। 180 में से अगर मैं 50 निकाल दूं, 180 में से अगर मैं 50 निकाल दूं तो कितना बचता है, 130 बचता है। 180 में से अगर मैं 50 निकाल दूं तो 130 बचता है। तो क्या 130 का रिडक्शन में ATCCD 1 में ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। ATCCD 1 हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द सैलरी, और 10% ऑफ द सैलरी कितना आया, 120 आया, तो यहां पर मुझे 120 ही लेना पड़ जाएगा, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, अब और क्लियरली बात समझ में आई होगी, राइट। 50,000 निकाल के अलग रख दिया, 180 का कंट्रीब्यूशन था, 50,000 रह गया, 130। अब 130 का भी यहां पर टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द सैलरी ही अलाउड होगा, राइट। तो 130 का पूरा आप आंख बंद करके नहीं ले लोगे, आपको देखना पड़ेगा 10% ऑफ द सैलरी कितना था। 10% ऑफ द सैलरी वाज 120, तो यहां पर 120 का ही रिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन वाला काम हो गया, राइट। ये न्यू पेंशन स्कीम वाला एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन वाला हो गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। मैचिंग कंट्रीब्यूशन हुआ ना एम्प्लॉयर का, तो 10% यानी 120 का ही आपको रिडक्शन मिलेगा ATCCD 2 में, 1,20,000 का ही रिडक्शन मिलेगा ATCCD 2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। लेकिन अभी हम ATC, ATCC और ATCCD पर बात कर रहे हैं, तो ATCCD से शुरू किया, 1B हो गया, 1 हो गया। अब आप सीक्वेंशियली चलना शुरू कर दो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट 15,000 रुपए बिल्कुल मिल जाएगा आपको, 15,000 रुपए आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा ATC में। उसके बाद 30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ATC में, इसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद
24,000 रुपए फुल टाइम एजुकेशन, 24,000 रुपए, इसका भी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा। और उसके बाद ये 2 लाख पर 10%, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना, तो 20,000 रुपए का रिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया एटीसी वाला? 1,20,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000, यह आया 2,09,000। 2,09,000 ये आपका आ गया। एंड दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज। तो दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,20,000, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कितना हो सकता है? 10% ऑफ द सैलरी। 10% ऑफ द सैलरी इज 1,20,000। तो टोटल कितना डिडक्शन अलाउड हो जाएगा? 50 प्लस 1.5 यानी 2 प्लस 1 20 यानी 3,20,000 का टोटल डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा। 3,20,000 रुपए का आपको टोटल डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2014 का क्वेश्चन है। लेट्स सी, डिटरमिन द एलिजिबिलिटी एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन एट चैप्टर 6A इन द फॉलोइंग केसेस। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ऑफ 30,000 रुपीज पेड बाय मिस्टर ए। ही आल्सो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। सम अश्योर्ड इज 350। पॉलिसी इशूड ऑन 31 मार्च 2011। अब सुनना मेरी बात जरा बहुत ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स 30,000। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, क्या ये कहीं पर भी हम लोगों ने पढ़ा था? लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ये तो कहीं भी नहीं था, ठीक है। ये एटीसी के आप सारे के सारे मोड्स निकाल कर देखो, कहीं पर भी आपको लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है इसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा? 31 मार्च 2011 यानी 31 मार्च 2012 से पहले की पॉलिसी है, तो 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड आपको प्रीमियम अगर आपने पे किया तभी डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड कितना था? 3,50,000। इसका 20% कितना आएगा? 70,000। पेमेंट कितना किया है? 70,000। पूरे 70,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। इसलिए वो डेट्स याद करनी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, 1 अप्रैल 2013 के बाद पॉलिसी, क्योंकि यहां पर 31 मार्च 2011 को ली गई है, विच इज बिफोर 31 मार्च 2012, बिफोर 31 मार्च 2012, आफ्टर 1 अप्रैल 2003, 20% ऑफ द प्रीमियम, 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड इज अलाउड टू बी पेड एज प्रीमियम, और उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहां 70,000 का आपको मिल जाएगा। तो देखो, subscription to long-term infrastructure bonds shall not be eligible for reduction. Life insurance premium of 70,000 rupees shall be eligible for reduction under Section 80C. Since the policy is taken before 1 April 2012, 20% of the capital sum assured will qualify for reduction under Section 80C. तो पूरा 70,000 रुपए का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट, contribution to notified pension scheme referred to in section 80CCD. सुनो, notified pension scheme लिखा है referred to in section 80CCD by the employer of 40,000 rupees. For an employee whose basic salary plus dearness allowance is 3 lakh rupees per year, right? तो अभी इसमें क्या होगा? Contribution to notified pension scheme by the employer. Employer का contribution 10% of the salary. सैलरी में क्या? बेसिक प्लस डी है। बेसिक प्लस डी है 3 लाख रुपए, इसका 10% यानी 30,000 तक का रिडक्शन मिल सकता है। तो ये जो 40,000 है इसमें से सिर्फ 30,000 का रिडक्शन मिल जाएगा 80CCD 2 में। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCD 2, ठीक है। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर इन सेक्शन 80CCD shall not exceed 10% of the salary, basic salary plus DA. Hence 30,000 rupees shall qualify for reduction in section 80CCD 2. I'm sure यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक, आओ आगे चलते हैं। आगे आता है आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट मोड आया। अभी 80C हो गया, 80CC हो गया, 80CCD हो गया, 80CCE हो गया। अब हम आ गए 80D के अंदर। अब हम आ गए 80D के अंदर, ठीक है। आओ 80D फटाफट से देखते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अच्छा ये क्या है? अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, राइट। 80C में भी था इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था। यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो फिर आप उस पर प्रीमियम पे कर रहे हो, उसका रिडक्शन आपको 80D के अंदर मिल जाता है, ठीक है। 80C का अलग है ये, और ये ऑफ कोर्स क्योंकि ये 80D है तो ये 80CCE वाली ओवरऑल 1.5 लाख लिमिट के ऊपर है,
राइट। जो ओवरऑल 1.5 लाख लिमिट थी उसमें सिर्फ 3 ही सेक्शंस थे, याद रखना, एटीसी, एटीसीसीसी, एटीसीसीडी 1, उसके अलावा और कुछ नहीं, राइट। तो देखो एटीडी में क्या है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैमिली, तो a deduction to the extent of 25,000 rupees is allowed in respect of the following payments: premium paid to effect or to keep in force an insurance on health of self, spouse and dependent children, or any contribution made to the central government health scheme. तो ये CGHS में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो या such other health scheme as may be notified by the central government, contributory health scheme of the Department of Space has been notified by the central government. ठीक है, अभी सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। आपने अपने लिए, अपने मेडिकल बेनिफिट के लिए, अपनी वाइफ के मेडिकल बेनिफिट के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन, लिखा हुआ है साफ साफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर आपने अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपको 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 रुपए तक का आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया, आप सिंपली सीजीएचएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको तब भी 25,000 रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी आपको 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा, या किसी और नोटिफाइड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी आपको 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। कौन सी स्कीम नोटिफाइड की गई है? कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, इसको नोटिफाई किया गया है, राइट। ये हो गया अपने खुद के लिए, ये हो गया अपने खुद के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए। पेरेंट्स के लिए क्या है? Deduction in respect of insurance premium paid for parents. A further deduction of 25,000 rupees is allowable to effect or to keep in force an insurance on the health of parents of an assessee. तो अगर मैं अपने मम्मी पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं और उसके प्रीमियम पे करता हूं, तो सरकार कहती है 25% का एडिशनल डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो 25% में क्या क्या आएगा? मैं, मेरी बीवी, मेरे डिपेंडेंट बच्चे, और 25% में कौन आएगा? मेरे मम्मी पापा, राइट। अब आगे देखो, quantum of deduction in case of senior citizen, an increased deduction of 50,000 instead of 20,000 25,000 shall be allowed in case any of the persons mentioned above is a senior citizen, that is an individual resident in India of the age 60 years or more at any time during the relevant previous year. मतलब अगर मैं खुद 60 साल से ऊपर का हूं तो मुझे 25 का नहीं 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मेरे पेरेंट्स 60 साल के ऊपर के हैं तो पेरेंट्स के केस में भी 25 नहीं 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये पर पेरेंट नहीं है, ये पर पेरेंट नहीं है, ठीक है, ये इंक्लूड सब कुछ मिलाकर है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अब ये भी होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ा समराइज करते हैं। अगर मैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेता हूं और उस पर मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो 25,000 रुपीज तक का रिडक्शन मेरे को अलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 80D, राइट। अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए लेता हूं तो एक एडिशनल 25,000 रुपीज का रिडक्शन मुझे वहां पर भी मिल जाता है। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन है, तो फिर उसके लिए 50,000 रुपीज तक का रिडक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी 50,000 रुपीज तक का रिडक्शन मिल जाएगा। ये तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब कई बार हेल्थ चेकअप करवाया जाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया जाता है। लास्ट ईयर जुलाई में चारू मैम और मैं गए थे और हम लोगों ने मेदांता हॉस्पिटल में पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाया था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसमें बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, राइट। तो उसमें भी पैसा लगता है, तो सरकार कहती है कि ठीक है, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवा रहे हो तो उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। कितने का रिडक्शन मिलेगा? लेट्स सी। Section 80D provides that deduction to the extent of 5,000 rupees shall be allowed in respect of payment made on account of preventive health checkup of self, spouse, dependent children or parents during the previous year. तो अब यहां पर सब मिलाकर आ गया। यहां पर ऐसे नहीं है कि खुद अपनी बीवी और बच्चों के लिए 5,000 तक का रिडक्शन और पेरेंट्स के लिए अलग से 5,000 का रिडक्शन, नहीं, यहां पर सब मिलाकर आ गया कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो तो 5,000 तक का रिडक्शन हम आपको और दे देंगे। However, the said deduction of 5,000 rupees is within the overall limit of 25,000 और 50,000 specified in A and B above। लेकिन ये जो 5,000 है ये वो ओवरऑल लिमिट के साथ में है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का आपने 25,000 का रिडक्शन ले लिया और हेल्थ चेकअप का आपने एडिशनल 5,000 ले लिया, नहीं, ठीक है। हेल्थ चेकअप का जो आप 5,000 लोगे वो 25,000 की लिमिट के अंदर ही आएगा। मतलब अगर सपोज मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 18,000 रुपए साल का और मैंने हेल्थ चेकअप करवा लिया 5,000 रुपए का, तो 18 + 5 22,000 रुपए या 23,000 रुपए, 23,000 रुपए का रिडक्शन मेरे को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया सपोज 22,000 रुपए का और हेल्थ चेकअप, मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया सपोज 5,000 रुपए का, तो 22 + 5 कितना हो गया? 27 हो गया। लेकिन मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 25 का डिडक्शन मिलेगा। Mode of payment for claiming deduction under section 80D, the payment can be made by any mode including cash in respect of any sum paid on account of preventive health checkup। अब सुनना,
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तक का ही पैसा आप कैश में दे सकते हो, लेकिन अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम कैश में नहीं दे सकते बाय एनी मोड अदर देन कैश इन ऑल अदर केसेस। ठीक है, तो सिर्फ अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो तभी उसका पेमेंट 5,000 वाला जो है वो आप कैश में दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हो तो वो पैसा आपको कैश में नहीं देना होगा। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन। तो क्या होता है कि कई बार जब पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं या जब कोई भी इंडिविजुअल बड़ा हो जाता है, 60 ईयर्स से ऊपर का होता है, तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस देती ही नहीं है, वो उनको मेडिकल इंश्योरेंस देती ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 के ऊपर अगर कोई बंदा हो गया तो उसके बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो अगर बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को तो ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, राइट? तो इसलिए 60 के ऊपर जो भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत, या तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देती हैं तो बहुत हाई प्रीमियम चार्ज करती हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस दिया तो बहुत हाई हेवी प्रीमियम चार्ज करके फिर वो दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया, राइट? तो ऐसे केस में अगर किसी पेरेंट का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं ठीक है, सपोज किसी के पेरेंट 80 इयर्स के, हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं उनका, पर जो 80 इयर्स का बंदा होगा वो कितनी सारी दवाइयां खा रहा होगा पर मंथ, राइट? तो दवाइयों का खर्चा का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज। तो देखो, as a welfare measure towards senior citizens, that is person of age 60 years or more and resident in India who are unable to get health insurance coverage, deduction of up to 50,000 rupees would be allowed in respect of any payment made on account of medical expenditure in respect of such persons if no payment has been made to keep in force an insurance or on the health of such person। तो जिन पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को यह है कि जितना भी दवाइयों वगैरह का खर्चा होता है उसका 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। HUF के केस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। उसके बाद मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल टू HUF वुड बी 25,000 एंड इन केस एनी मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन 50,000। वही वाली बात हो जाती है। Further, amount paid on account of medical expenditure incurred on the health of any members of a family who is a resident senior citizen would qualify for reduction subject to a maximum of 50,000 rupees, provided no amount has been paid to effect or keep in force any insurance on the health of such persons। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया जा रहा है तो 50,000 रुपए का एक्सपेंडिचर का खर्चा आपको मिल जाएगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अदर कंडीशंस क्या है? द अदर कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड आर दैट सच प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश इन द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। Further, medical insurance should be in accordance with the scheme made in this behalf by the General Insurance Corporation of India and approved by central government in this behalf or any other insurer and approved by IRDA। ये आपका हो जाना चाहिए। तो जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो आपकी प्रॉपर स्कीम से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने सपोज आप ही को बोल दिया कि यार मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दियो यार, ठीक है, और मैं आपको 25-25 हजार रुपए का पेमेंट करते जा रहा हूं, तो सरकार जानती नहीं आप कौन वगैरह वगैरह, ठीक है, तो फिर उसका रिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये अप्रूव्ड बॉडी से ही इंश्योरेंस मेरे को लेना होगा तभी उसका रिडक्शन मुझे मिलेगा। डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लमसम। अगर मैं लमसम में पेमेंट कर देता हूं प्रीमियम का तो क्या होगा? अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ लमसम प्रीमियम अलाउएबल एज डिडक्शन इन केस वेयर मेडिक्लेम प्रीमियम इज पेड इन लमसम फॉर मोर देन 1 ईयर बाय एन इंडिविजुअल टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंडिविजुअल ऑफ हिज हेल्थ और हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स और एन HUF टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। देन अगर आप लमसम पेमेंट पे कर देते हो और वो लमसम पेमेंट 1 से ज्यादा साल के लिए वैलिड है, देन deduction allowable under this section for each of the relevant previous years would be equal to the appropriate fraction of such lump sum payment। बड़ा ही सिंपल सा बात है ना यार। अगर मैंने 20 साल के लिए सपोज आज 5 लाख रुपए पे कर दिया तो हर साल 80D में कितना बेनिफिट मिलेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 20, बात खत्म, ठीक है। अगर आज मैंने 5 लाख रुपए पे कर दिए, अब मेरे को आगे आने वाले सालों में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करना, ठीक है, तो 20 साल के लिए मैंने पे किया तो 5 लाख को डिवाइडेड बाई 20 कर दो, तो हर साल जितना जितना आएगा उतना आप डिडक्शन देते रहो, सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली 25,000 वाली लिमिट। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये सब हो गया, ये देख लिया। 80D की समरी आपके पास है, इसको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, ठीक है। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आती जाएंगी, राइट। बाकी समरी चलो मैं भी दिखा देता हूं। कोई भी प्रीमियम अगर आपने पे किया मैक्सिमम 25,000 रुपए का आपको रिडक्शन मिलेगा, 50,000 अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो, राइट। अपने लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और HUF के केस में फैमिली मेंबर के लिए। अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज एंड बाय वे ऑफ कैश टू CGHS है या अदर स्कीम है तब भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वो प्रीमियम पे किया तब भी आपको 25,000 रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा, 50,000 इन केस बोथ ऑफ देम आर आइदर या बोथ ऑफ देम आर सीनियर सिटीजन।
Any amount paid otherwise than by way of cash on account of medical expenditure incurred on health of a SSC, या जहां पर जिन पेरेंट्स का, अगर आपका जिन पेरेंट्स को वो नहीं मिल पाता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, तो उनके केस में 50,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा, राइट। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए का आपको मिल जाएगा, बट ये 5,000 रुपए की लिमिट 25,000 और 50,000 रुपए वाली ओवरऑल लिमिट के इंक्लूड अंदर ही आती है, उसके ऊपर नहीं आती है। अब आओ सवाल देखते हैं, तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन सवाल से पहले मैं पानी पी लेता हूं जरा, 1 घंटा 14 मिनट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। हम 125वीं स्लाइड पर आ गए। आज का टारगेट 25 स्लाइड्स और है, 150 स्लाइड्स आज हमें कंप्लीट करनी है, तो वी हैव 25 मोर स्लाइड्स टू गो, ठीक है। उस हिसाब से आप सोच सकते हो क्लास कब तक चलेगी, अगर कोई ये सोच रहा है, ठीक है। तो देखो, Mr. A, aged 40 years, paid medical insurance premium of 20,000 rupees during the previous year 22-23 to ensure his health as well as health of his spouse. He also paid medical insurance premium of 47,000 rupees. अच्छा ठीक है, तो 20,000 रुपए का प्रीमियम पे किया तो चल जाएगा। 40 साल की उम्र है तो 25,000 की लिमिट है, 20,000 का है, चल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। He also paid medical insurance premium of 47,000 rupees during the year to ensure the health of his father aged 63 years. तो सीनियर सिटीजन है फादर के लिए अलग से 25,000 का मिलता है, लेकिन अगर फादर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का मिल जाएगा। 47,000 का पेमेंट किया है तो 47,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। Who is not dependent on him, उससे फर्क नहीं पड़ता डिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट है, ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो नॉन डिपेंडेंट हो, इट्स इररेलेवेंट। He contributed 3,600 rupees to central government health scheme during the year. तो 20,000 प्लस 3,600, 23,600 रुपीज 25 के अंदर है, मिल जाएगा रिडक्शन। He has incurred 3,000 rupees in cash on preventive health checkup on himself and his spouse and 4,000 rupees by check on preventive health checkup of his father, ठीक है। तो फादर को 47,000 रुपीज, फादर के केस में 47,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया, प्लस 4,000 तो कितना आ गया, 51,000 आ गया, बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000, क्योंकि फादर को भले ही 5,000 से कम का पैसा पे किया गया है हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर, लेकिन जितना भी पैसा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर दिया जाता है वो आपकी ओवरऑल लिमिट के अंदर होता है, राइट। तो फादर के केस में 50,000 रुपए तक की ओवरऑल लिमिट है। 47,000 रुपए का तो प्रीमियम हो गया, 4,000 का खर्चा किया फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 47 प्लस 4 51 हो गया, 51 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 रुपए। अपने केस में देखो 20,000 प्लस 3,600 सीजीएचएस में, प्लस 3,000 का ये, तो 20 प्लस 3,600 23,600 प्लस ये, तो 26,600, ये 26,600 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज, ठीक है। ये 26,600 विल आल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज। बस कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ देख लेते हैं। कितना कितना खुद के लिए प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना किया, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का आपको ये किया। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउएबल कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए का डिडक्शन अलाउएबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने सीजीएचएस में 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो सीजीएचएस में 3,600 का कंट्रीब्यूशन किया, सीजीएचएस में 3,600 का कंट्रीब्यूशन आपका रिडक्शन अलाउ हो जाएगा। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए इसने 3,000 रुपए कैश में इनकर किए, लेकिन ये टोटल अगर आप देखो तो 26,600 आएगा, लेकिन यहां पर टोटल 25,000 आना चाहिए। तो फिर कितना होगा, 25 माइनस 23,600, 25 माइनस 23,600, ये आया आपका 1,400, इतना आपका मैक्सिमम अलाउएबल डिडक्शन हो जाएगा। पेरेंट्स के केस में 47,000 रुपीज का एक्चुअल प्रीमियम पे किया, 47,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया, 47,000 रुपीज यहां पर आ गया, 4,000 रुपीज का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो ये 3,000 रुपीज ये अलाउएबल हो जाएगा, ये 51,000 यहां पर आ गया, और यहां पर 50,000 रुपीज यहां पर आ गया है। टोटल डिडक्शन 25 प्लस 50 75,000 रुपए का टोटल डिडक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। 75,000 रुपए का टोटल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, फॉरएवर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर वाई एजेड 40 years पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 22,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर previous year 22-23 to ensure his health as well as health of his spouse and dependent children। बड़ी अच्छी बात है, 40 साल के 22,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा क्योंकि 25,000 के अंदर है। He also paid medical insurance premium of 33,000 during the year to ensure the health of his mother aged 67 years who is not dependent on him। ठीक है, तो 33,000 रुपए माँ के लिए लिया, तो माँ के लिए 50,000 का मिल जाएगा क्योंकि 60 से ऊपर की है, तो 33,000 आपको मिल जाएगा, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
He incurred medical expenditure of 20,000 rupees on his father, aged 71 years, who is not covered under Mediclaim policy. तो फादर जो कि मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं है, ठीक है, फादर मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं है, तो उनके लिए कितना खर्चा किया? 20,000 रुपए का खर्चा किया। तो जिसका इंश्योरेंस नहीं चल रहा होता है उसको मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल जाता है अप टू 50,000 रुपीज, ठीक है, अप टू 50,000 रुपीज। लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक और चीज, यहां पर मदर का 33,000 और फादर का 20,000 मिलाकर 53 हो रहा है, पर ये ओवरऑल लिमिट 50 की आएगी। यहां पर इंडिविजुअल पेरेंट आप नहीं देखोगे, ठीक है, यहां इंडिविजुअल पेरेंट आप नहीं देखोगे, यहां पर आपको देखना है पेरेंट्स का टोटल खर्चा 50,000 रुपए तक का अलाउड है, राइट। तो मदर के लिए प्रीमियम पे किया 33,000, वेरी गुड। फादर के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया 20,000, वेरी गुड। टोटल कितना आया? 53। लेकिन दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 रुपीज, ठीक है। आगे देखो, his father is also not dependent on him. He contributed 6,000 rupees to central government health scheme during the year. ठीक है, 22,000 रुपए का इसने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, 6,000 रुपए इसने अपने लिए CGHS में इन्वेस्ट किया। 22 + 6 28, this will be restricted to 25,000 rupees. Compute the deduction allowable under section 80D for the assessment year 23-24. बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आओ देखते हैं। सबसे पहले अपने लिए कितना इसने पे किया? अपने लिए इसने 22,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, 22,000 रुपए का इसने प्रीमियम पे किया, 6,000 रुपए इसने यहां पर कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 28,000 रुपए ये हो गया। एंड दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज, ठीक है, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज। मम्मी के लिए इसने 33,000 रुपए पे किया, 33,000 रुपए। पापा के लिए इसने 20,000 का खर्चा दवाइयों पर किया, 53,000 रुपए यहां पर आ गया, बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000। दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 रुपए। टोटल डिडक्शन आपको 75,000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है, टोटल डिडक्शन आपको 75,000 रुपए का मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। Mr. Abhik, an individual, made payment of health insurance premium to GIC in an approved scheme. Very good. Premium paid on his health is 15,000 and his spouse 18,000 during the previous year. तो 15 + 18 जितना भी आएगा it will be restricted to 25,000 रुपए, ये 33,000 आ जाएगा, ठीक है, 15 + 18 33,000 आ जाएगा, बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज, राइट। He also incurred medical expenditure of 55,000 rupees on his father's health. अपने पापा की हेल्थ पर इसने इनकर किया, who is a senior citizen and not dependent on him. The payments have not been made by cash. चलो बड़ी अच्छी बात है। तो फादर के लिए जो 55,000 रुपीज इनकर किया, वो that will be restricted to 50,000 रुपए। Compute the amount of deduction in chapter 6A available to Mr. Abhik from his total income. तो 15 + 18, तो एक तो ये हो गया 15,000 अपने लिए, 18,000 वाइफ के लिए, टोटल 33,000, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपए। फादर के लिए 55,000, फादर के लिए 55,000, यहां टोटल 55,000, बट दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000। टोटल डिडक्शन 75, टोटल डिडक्शन आ गया आपका 75,000 रुपीज, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर करण 54 years old, अगेन लेस देन 60 years का है, furnishes the following particulars in respect of the following payments. Premium paid for ensuring the health of self, spouse, dependent son, mother. चलो, सेल्फ के लिए 9,000 मिल जाएगा, स्पाउस के लिए 8,000 मिल जाएगा, डिपेंडेंट सन के लिए 5,000 मिल जाएगा, मदर के लिए 19,000 मिल जाएगा। पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, चलो ठीक है, ये 9 + 8 + 5 कितना आता है? ये 9,000 + 8,000 + 5,000 कितना आता है? ये आता है 22,000। 25,000 से कम है, डिडक्शन मिल जाएगा। मदर का 19,000, अगेन 25,000 से कम है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अभी तक कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मदर सीनियर सिटीजन है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये खुद 54 साल का है तो मां तो डेफिनेटली बहुत बड़ी होंगी इससे, तो मां 60 ईयर्स के ऊपर की होंगी ही होंगी, ठीक है। 19,000 ये हो गया। अच्छा, पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिमसेल्फ 2,500, स्पाउस 1,000, तो ये 2,500 और 1,000 मिलकर कितना आया? 3,500 आया, ठीक है, 3,500 आया। 985 + 3,500, अगर ये 25 के ऊपर गया तो दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज। मदर के प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए 3,000 वो किया, तो 19 + 3 22 आएगा, तो 22 का रिडक्शन आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 50,000 के अंदर है। Incurred medical expenditure of 22,000 and 28,000 for his mother aged 80 years and father aged 87 years. Both mother and father are resident in India. तो अभी मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी इसने इनकर किया है, ठीक है, इसने मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी इनकर कर दिया है,
ठीक है। अब मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए अगर किया हुआ है तो फिर क्या इसको रिडक्शन मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा, आओ एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं चीजों। ठीक, आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुद के लिए कितना इनकर किया है, इस पर बात करते हैं। तो देखो, प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट सन 9, 8 और 5। देखो, सेल्फ के लिए 9,000, 8,000, 5,000, कितना आया, 9,000, 8,000 और क्या आया, 22,000, क्या आया, 22,000। ठीक है। अब खुद के हेल्थ चेकअप के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ अपना 2,500, वाइफ का 1,000, 2,500 और 1,000। अब सुनना, ये कितना आया, ये टोटल आएगा 3,500 रुपए, ये टोटल आएगा 3,500 रुपए। पर अगर हम 22,000 प्लस 3,500 देखें तो कितना हो गया, ये 22, 23, 24, 25, 25,500 हो गया, ये 25,500 हो गया। तो दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपए, मतलब ये 3,500 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3,000। ठीक है, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3,000। टोटल 25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 22,000 का आपने ये ले लिया, 22,000 का ये लेने के बाद 3,000 तक का ही आप डिडक्शन ले सकते हो। तो जो हेल्थ चेकअप के लिए 3,500 रुपए खर्च किया है, उसका सिर्फ 3,000 का रिडक्शन मिलेगा। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मम्मी पापा के भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए इसने खर्चा किया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, मम्मी के लिए अलग से 5,000 और अपने खुद के और अपने बीवी बच्चों के लिए 5,000 अलग नहीं है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ओवरऑल लिमिट 5,000 की है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ओवरऑल लिमिट 5,000 की है, चाहे खुद के लिए करो, चाहे स्पाउस के लिए करो, चाहे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करो, चाहे पेरेंट्स के लिए करो। ठीक है, इसमें ऐसा अलग अलग नहीं है कि खुद के लिए भी 5,000 की अलग लिमिट है और पेरेंट्स के लिए 5,000 की अलग लिमिट है। तो अब अगर 3,000 का हेल्थ चेकअप वाला हमने यहां पर एग्जॉस्ट कर दिया तो मम्मी के लिए कितना बचा, 2,000 बचा। तो मम्मी के केस में चाहे जितना प्रीमियम पे किया हो, चाहे ओवरऑल लिमिट से कम ही क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल पाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। आई होप आपको यह बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप लिमिट इंडिविजुअली नहीं देखते हो कि खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का अलग और पेरेंट्स का अलग, नहीं, सब कुछ मिलाकर देखते हो कि ओवरऑल लिमिट 5,000 है। तो यहां पर खुद के, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए अगर 3,000 एग्जॉस्ट कर दिया है, तो फिर पेरेंट्स के लिए अब सिर्फ 2,000 बचा। तो मम्मी के लिए जो यहां पर वो किया है ना, 3,000 रुपए का खर्चा किया है, तो ऐसे तो देखो बड़ा सिंपल है, 19,000 रुपए यहां पर ये मम्मी का प्रीमियम पे किया है और 3,000 रुपए का खर्चा पे किया है यहां पर हेल्थ चेकअप का, तो आराम से 50,000 के अंदर है, मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ 2,000 रुपए का खर्चा मिलेगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 से ज्यादा का खर्चा आप नहीं ले सकते हो। राइट, तो आओ पेरेंट्स के केस में देखते हैं। अच्छा, यहां पर कितना हो गया टोटल, ये हो गया 22,000 प्लस 3,000, तो ये हो गया आपका 25,000 रुपए। ये हो गया आपका टोटल 25,000 रुपए। आइए आगे देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिज मदर, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 19,000 पे किया था ना, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 19,000 पे किया था, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 19,000 पे किया। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए सिर्फ 2,000 आप यूज कर सकते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए आप 2,000 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज डन, 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 दिस इज डन। अब आओ इधर देखो, incurred medical expenditure of 22,000 and 28,000 for his mother aged 80 years and father aged 87 years। ठीक है, अब मेडिकल एक्सपेंडिचर मम्मी के लिए 22 है, पापा के लिए 28 है। क्या मम्मी वाला 22 भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, मम्मी तो ऑलरेडी इंश्योर्ड है ना। ये मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो आपको सिर्फ तभी मिलता है अगर जिस भी बंदे का, जो भी सीनियर सिटीजन है, वो इंश्योर्ड नहीं है। तो मम्मी तो इंश्योर्ड है, तो मम्मी का 22,000 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, पापा का 28,000 कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, पापा का 28,000 कंसिडर कर लिया जाएगा। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर पापा का यहां पर कंसिडर कर लिया। टोटल कितना आया, 28, 29, 30 और ये 19, तो 49,000 का टोटल आपको आया। और यहां पर कोई पंगा भी नहीं है, तो ये 49,000 का ही आपको मिल गया। तो 74,000 रुपीज का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है। आई एम श्योर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2015 में 4 नंबर का आया था और आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 है। 139 स्लाइड है, 150 स्लाइड्स करनी है हम लोगों को।
ठीक है, टाइम कितना बचा है? टाइम अभी 1 घंटा 28 मिनट हो चुका है, मुश्किल से 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, देखते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई होप आपको अभी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, राइट? इतने सारे जो 80C से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, 80D से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में कोई नया नया पेच आ रहा है, राइट? पता है टैक्सेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप लोग प्रोविजन समझ लेते हो, प्रोविजन ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो तभी आप देख रहे हो यहां पर मैंने कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं पर क्लास में करवाने शुरू कर दिए, इवन इन दिस फास्ट ट्रैक मोड आई एम मेकिंग यू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम माई नोट्स, ठीक है? तो ये आप लोग इसको आ जाओ, देखो इसकी बस प्रैक्टिस लेकिन करते रहना, प्रैक्टिस करना आपको है। Compute the eligible reduction in chapter 6A for the assessment year 23-24 of Miss Roma aged 40 years who has gross total income of 15 lakh rupees for the assessment year 23-24 and provides the following information about her investments or payments during the previous year 22-23। आओ देखो, life insurance premium paid 80C policy taken on 31st March 2012, 31st March 2012 मतलब before 1st April 2012, before 1st April 2012 मतलब actual capital sum assured का 20% तक डिडक्शन अलाउड है। तो सम एश्योर्ड इज 4,40,000, तो इसका तो 10% 44,000 हो जा रहा है, ये तो बेचारा सिर्फ 35,000 दे रही है, पूरा 35,000 80C में अलाउड। पीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख 80C में अलाउड। पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ भारतीय महिला बैंक बैंगलोर 20,000 रुपए 80C में अलाउड। पेमेंट टू एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी का पेंशन फंड, अब एलआईसी का पेंशन फंड मैंने क्या बोला था आपको, जब भी पेंशन फंड एलआईसी का आ जाए या कुछ भी पेंशन फंड आ जाए तो 80CCC, तो ये 80CCC 1,40,000 अलाउड, दिस इज नॉट 80C, दिस इज 80CCC, ठीक है? आज ही की क्लास में हमने बात की थी कि जब भी अप्रूव्ड पेंशन फंड या अप्रूव्ड पेंशन फंड या पेंशन फंड कुछ भी आ जाए आपको तो 80CCC, ये भी हो गया। मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, वाइफ कैसे हो सकती है रोमा की? रोमा है ना ये, तो पाउज नहीं होना चाहिए यहां पर, चलो ठीक है, एनीवे हो भी सकती है, आजकल तो सब लीगल है। मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्रीमियम पेड बाय चेक, कितना? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का प्रीमियम आपने पे किया है चेक से, तो क्या इसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा? उम्र क्या है रोमा की? रोमा सिर्फ 40 साल की है, तो 30,000 का क्यों, सिर्फ 25,000 का रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक फॉर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 52,000 रुपए, तो सीनियर सिटीजन के लिए आपको 50,000 रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा अंडर 80D। आई एम श्योर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है, और अभी आपको आराम से सेक्शन नंबर्स भी रिकॉल हो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेक्शन नंबर्स को रिकॉल करने में, राइट? मैं हर क्वेश्चन में बार बार सेक्शन नंबर्स जानबूझकर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको सेक्शन नंबर्स याद हो जाएं। आप जब भी रिकॉल करो तो सेक्शन नंबर्स के थ्रू रिकॉल करो। डिडक्शंस वाले चैप्टर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द सेक्शन नंबर्स, ठीक है? तो आ जाओ, देखो मतलब अच्छा रहेगा, आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे को एज अ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन होता था बिकॉज आई नेवर न्यू द सेक्शन नंबर्स, लेकिन जब से ये सेक्शन नंबर्स मैंने सीख लिए और आराम से पढ़ के सीखे, इसको हड़बड़ाहट में जरूरत नहीं है कि बस फटाफट से ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, नहीं। आपको सेक्शन नंबर्स के थ्रू, जिस तरह से हम लोग यहां पर कर रहे हैं, इवन दो दिस इज अ फास्ट ट्रैक कोर्स, लेकिन फिर भी हम बहुत तगड़ी कवरेज कर रहे हैं। एक्चुअली पूरा जो भी मेन बैच है उसी के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए, ठीक है? मेन बैच के ही पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, और वो मेन बैच के ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन बस थोड़ा फास्ट मोड में करवा रहा हूं, ठीक है? तो देखो 80C वाला देखेंगे तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, तो सबसे पहला ये हो गया 35,000 का रिडक्शन मिल गया आपको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 35,000 का ये रिडक्शन मिला। उसके बाद 1.5 लाख का पीपीएफ का रिडक्शन आपको यहां पर मिला, 1.5 लाख 1.5 लाख पीपीएफ का रिडक्शन आपको यहां पर मिला। और उसके बाद यहां पर आपका 20,000 रुपए का जो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, 20,000 रुपए का हाउसिंग लोन का पेमेंट आपको यहां पर मिला। फिर 1,40 तो 80CCC में चला गया, तो ये कितना आया? 35 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000, कितना आया? ये आया आपका 2,05,000, 2,05,000। ये 80C है, 80C में खुद का रेस्ट्रिक्शन 1.5 लाख का है, 80C में खुद का ही रेस्ट्रिक्शन 1.5 लाख का है, ठीक है? 80CCC में 1,40,000 रुपए का पेमेंट किया, 80CCC में 1,40,000 रुपए का पेमेंट किया, कितना आया? 2,90,000 आया, ये आया 2,90,000 रुपए। अब इस पर 80C और 80CCC पर 80CCE की लिमिट लगेगी, और ये 2,90,000 रुपए विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 रुपीज, ठीक है? अभी और क्लैरिटी आई रही होगी। 80C फिर 80CCC, 80C की लिमिट 1.5 लाख, 80CCC की लिमिट 1.5 लाख, 1,40 उसके अंदर है, ये भी हो गया। अब इसका टोटल कितना है? 290, 80C 80CCC 80CCD1, इन तीनों का मिलाकर 1.5 लाख हो गया। अब आ जाओ 80D वाला देखते हैं। तो 80D में क्या हुआ कि अपने लिए 25,000 ही अलाउड होगा, तो अपने लिए 25,000 ही अलाउड होगा,
और पेरेंट्स के लिए 52 में से 50,000 अलाउड होगा। तो पेरेंट्स के लिए 52 में से 50,000 अलाउड होगा, टोटल 75,000 ये आ जाएगा आपका। तो 150 प्लस 75, 1,50,000 प्लस 75,000 कितना आता है? ये आता है 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए ये आ जाता है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चेन फॉरएवर, बोलो निश्चेन फॉरएवर। ठीक है, लास्ट सेक्शन फॉर टुडे 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए, आपकी फैमिली में कोई डिपेंडेंट बंदा है जो आप पर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड है, तो 80DD, DD फॉर डिपेंडेंट डिसेबल्ड, तो उसका आपको कितना खर्चा मिलेगा? लेट्स सी। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड कितना मिलेगा? लेट्स सी। एलिजिबल एसएससी कौन होगा? 80DD प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन एसएससी हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनमैरिड फैमिली। पेमेंट्स क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन क्या होगा? एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर मैं हूं, ठीक है, मेरी फैमिली में कोई भी डिपेंडेंट है या फैमिली नहीं भी हो, यहां पर किसी को भी बोल दिया ना, इनकट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी भी पर्सन की डिसेबल्ड है, अगर कोई भी पर्सन डिसेबल्ड है और वो मुझ पर डिपेंडेंट है और मैं उसके लिए अगर पैसा दे रहा हूं, उसकी ट्रेनिंग के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, नर्सिंग के लिए, तो फिर उसका रिडक्शन 80DD में मिल जाएगा। Paid or deposited under a scheme framed in this behalf by the Life Insurance Corporation or any other insurer or the administrator or the specified company for the maintenance of a dependent being a person with disability qualifies for deduction. The scheme should provide for payment of annuity or a lump sum amount for the benefit of the dependent being a person with disability. तो वो स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि आपने उस स्कीम में पैसा डाल दिया और कुछ कुछ हर महीने वो पैसा जाकर वो आपके उसमें जा रहा है, या तो लमसम में, या तो शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्युइटी और अ लमसम अमाउंट। किसके पास जा रहा है? डिपेंडेंट डिसेबल्ड के पास जा रहा है। In the event of death of the individual or member of the HUF in whose name subscription was made, or on attaining the age of 60 years or more by such individual or the member of HUF, and the payment or deposit to such scheme has been discontinued. ठीक है, मतलब आपने बस सिंपली पेमेंट कर दिया और वो उसके पास जाए जा रहा है, या तो वो थ्रू आउट जाए जा रहा है या फिर 60 इयर्स के बाद जाए जा रहा है, उसका मिल जाएगा। एंड द एसएससी मस्ट नॉमिनेट आइदर द डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और एनी अदर पर्सन और अ ट्रस्ट टू रिसीव द पेमेंट ऑन हिज बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको आप अभी फिलहाल इग्नोर भी कर सकते हो, घुमा फिरा के सेम चीज बोली गई है। प्रैक्टिकली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है उसके बारे में आते हैं। Benefit of deduction under this section is also available to assessees incurring expenditure on maintenance, including medical treatment of persons suffering from autism, cerebral palsy, and multiple disabilities. तो अगर आप ऐसे लोगों की भी मदद करते हो तो फिर आपको उसका रिडक्शन 80DD में मिल जाता है। Deemed income, if the dependent being a person with disability प्रीडिसीजेस द इंडिविजुअल, मतलब मैं जिस डिपेंडेंट डिसेबल्ड की हेल्प कर रहा हूं वो उसकी डेथ मुझसे पहले हो जाती है। प्रीडिसीजेस इंडिविजुअल और द मेंबर ऑफ द एचयूएफ इन हुज नेम सब्सक्रिप्शन वाज मेड, देन द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर द सेड स्कीम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ द एचयूएफ इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय हिम। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जिस भी ट्रस्ट वगैरह में या जिस भी स्कीम में मैंने पैसा डाला था, अब वो पैसा उसके तो किसी काम का रहा नहीं, तो अब वो पैसा वापस मुझे मिल जाएगा, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। However, such deeming provisions would not apply to the amount received by the dependent being a person with disability before his death by way of annuity or lump sum under the scheme mentioned in 2B or B above, that is when individual or member of HUF attains the age of 60 years or more and the payment or deposit to such scheme has been discontinued. इसका सिंपल मतलब चलो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने एक स्कीम में पैसा डालना शुरू किया, उस स्कीम से किसी एक डिपेंडेंट डिसेबल्ड की मदद हो रही है, ठीक है, उस स्कीम से किसी एक डिपेंडेंट डिसेबल्ड की मदद हो रही है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तो उस स्कीम में पैसा डालना बंद कर दूंगा, राइट। लेकिन मेरे 60 साल के बाद उस स्कीम से पैसा किसको मिलना चाहिए? मुझे नहीं, उसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड को मिलना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मान लो उस डिपेंडेंट डिसेबल्ड की डेथ मेरे से पहले हो जाती है, ठीक, तो जो भी उस स्कीम में पैसा पड़ा है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पर मरने से पहले अगर उस डिपेंडेंट डिसेबल्ड ने उस स्कीम में से कुछ पैसा निकाल दिया था तो फिर वो पैसा मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना? द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इज 75,000 रुपीज एंड इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी द डिडक्शन शैल बी 1,25,000 रुपीज। तो कितना मिल पाएगा? फ्लैट डिडक्शन है 75,000 रुपीज, नॉट द एक्सपेंडिचर अप टू 75,000 रुपीज, फ्लैट डिडक्शन है। चाहे मैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए 20,000 रुपए साल का खर्च करूं लेकिन 75,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। चाहे मैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड और अगर किसी की सीवियर डिसेबिलिटी है तो सीवियर डिसेबिलिटी के केस में फ्लैट 1,25,000 रुपीज का रिडक्शन अलाउड है।
ठीक है, चाहे मैं उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करूं, चाहे मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करूं, फ्लैट 1,25,000 रुपीज का रिडक्शन अलाउड होगा अगर वो पर्सन सीवियर डिसेबिलिटी वाला है, या 75,000 रुपीज का रिडक्शन अलाउड होगा अगर वो नॉर्मल डिसेबिलिटी वाला पर्सन है। For claiming the reduction, the assessee shall have to furnish a copy of the certificate issued by the medical authority under the Persons with Disability Act along with the return of income under section 139। तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए मेरे को एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया ये बंदा वाकई डिसेबल्ड है जिसकी मैं मदद कर रहा हूं। Where the condition of disability requires reassessment, हो सकता है क्योंकि वो डिसेबल्ड हो लेकिन वो उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो रही है, ठीक है, तो जहां पर वो उसके अगर उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो रही है तो फिर उसका रीअसेसमेंट होगा। अ फ्रेश सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी शैल हैव टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू क्लेम द रिडक्शन। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या आता है? डिपेंडेंट का मतलब क्या आता है? क्या मैं राह चलते किसी भी डिपेंडेंट, क्या कोई भी राह चलता मेरे पर डिपेंडेंट हो सकता है? मतलब कॉमन सेंस लगाओ ये, ठीक है, क्या कोई भी राह चलता जो डिसेबल्ड है वो मुझ पर डिपेंडेंट होगा? क्या नहीं, मेरी फैमिली मेंबर्स ही होंगे। तो देखो, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल हु इज होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम। तो जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनको 80U में भी एक डिडक्शन मिलता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, मे बी कल या परसों हम लोग 80U पढ़ेंगे। तो जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनको 80U में भी एक डिडक्शन मिल जाता है। तो जो डिसेबल्ड लोग 80U में डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे उन्हीं का अगर मैं पैसा दूंगा तब मुझे इसमें 80DD में डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन आ सकता है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। HUF के केस में अ मेंबर ऑफ द HUF होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच HUF एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम। सवाल देखते हैं। Mr. X is a resident individual. He deposits a sum of 50,000 rupees with Life Insurance Corporation every year for the maintenance of his disabled grandfather who is wholly dependent on him. क्या यहां पर grandfather आया था? Spouse, children, parents, brother, sister. Grandfather चाहे disabled हो चाहे dependent हो, वो यहां पर लॉ में तो मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आप उनके लिए आप चाहे कितना भी पैसा दे दो या कितना भी पैसा दे दो, क्या उसका रिडक्शन मिलेगा? नहीं। Who is wholly dependent upon him. The disability is one which comes under the Persons with Disabilities Act 1955. A copy of the certificate from the medical authority is submitted. Compute the amount of deduction available under section 80DD for the assessment year 23-24. तो grandfather के लिए कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। What will be the deduction if Mr. X had made deposit for his dependent father? फादर के केस में अगर होता तो 75,000 रुपए का रिडक्शन आपको मिल जाता, और अगर फादर आपके सीवियर डिसेबिलिटी वाले होते तो 1,25,000 रुपए का रिडक्शन आपको मिल जाता, right? So since the amount deposited by Mr. X was for his grandfather, he will not be allowed any deduction under section 80DD. The deduction is available if the individual assessee incurs any expense for a dependent disabled person. Grandfather does not come within the meaning of dependent as defined under section 80DD. Right? Since the expense was incurred for a dependent disabled person, Mr. X will be entitled to claim a deduction of 75,000 rupees under section 80DD, irrespective of the amount deposited. In case his father has severe disability, the deduction would be 1,25,000 rupees. 150 slides हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, और अभी 1 घंटा 41 मिनट से क्लास लगातार चल रही है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूं सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, और उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, और उसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद फिर आप लोग गुड नाइट बोल के जा सकते हैं। एकाग्रता बैच नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं पूरा टैक्सेशन फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाऊंगा डिटेल में, राइट, DT IDT मिलाकर सब कुछ, राइट, तो उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस की वेबसाइट पर आपको आना होगा, आपको स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर CA पर क्लिक करोगे। CA पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर CA इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे। CA इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करोगे। सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पर आप गेट प्लस पर क्लिक करोगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दोगे, निष्ठेन अप्लाई कर दोगे। अनअकैडमी के प्राइसेस बहुत डायनामिक होते हैं, ठीक है, यहां पर आपको अभी इस समय मैक्सिमम 10% डिस्काउंट मिल रहा है। द डे आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, दिस इज 7 फरवरी 2023, ठीक है, लेकिन हो सकता है जब भी आप कभी ये वीडियो आगे पीछे देखो तो कुछ और डिस्काउंट्स हो, तब कुछ और प्राइसिंग हो, तो वो आप यहीं से देख लोगे। दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। मेरा कोड आप यूज करोगे निष्ठेन, तो आपको सारे के सारे ऑफर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। प्लीज रिवाइज करते रहना, बड़ा मजा आ रहा है इस फास्ट ट्रैक कोर्स में। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट अगर आप लोग करते हो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।